तो ये कैसे दिमाग में आया कि इस बैंड में सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स होंगी? क्योंकि मैं जब भी कोई बैंड देखती थी ना, वहाँ पे मुझे फीमेल एक बहुत ही लास्ट स्टेज पे दिखती थी। इस बैंड का नाम मेरी जिंदगी इसलिए है क्योंकि किसी दहेज के लिए अगर कोई लड़की जला दी गई तो मुझे लगता था ये मेरे साथ हो गया। किसी बच्ची का रेप हो गया तो मुझे लगता है कि अरे यार ये तो किसी के साथ भी मेरे घर में या मेरे साथ भी हो सकता है। फर्स्ट इज ऑलवेज स्पेशल। एग्जैक्टली कि ऑडियंस से लेके स्टार्टिंग से लेके प्रिपरेशन से लेके स्टेज के उस रिएक्शन तक लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा था कि ये क्या करेंगे, अपने गाने बनाएंगे तो कैसे गाने बनाएंगे। हम बहुत रिमोट एरियाज में जाते हैं जहाँ पे हमें हजारों महिलाएं घूंघट में भी सुनती हैं। जब आपने बहुत सारे गाने लिखे महिलाओं पर, सोशल इश्यूज पर, क्या क्या चल रहा है, हाँ जी, पुरुषों पर भी गाने लिखे हैं या नहीं? महिला विभाग बनाया जाए, बालिका विभाग बनाया जाए, आपने कहीं पे देखा पुरुष विभाग देखा, तो इसका मतलब जो नीड ऑफ द आवर जो है वो है कि महिलाओं बेटियों पे, पुरुषों में इतना दम है कि वो अपनी आवाज उठा सकते हैं, लेकिन हमने महिलाओं को एक एज अ प्रोडक्ट बताया, उनको हमने उनके डीएनए को धीरे धीरे कमजोर कर दिया। हमने रानी लक्ष्मीबाई की स्टोरीज को कहीं पे सिर्फ किताबों में, एनसीईआरटी किताबों में डाल दिया। किसी को सजा दे देना न्याय नहीं है, उस चीज का रुकना न्याय होगा और वो रुक नहीं रहा है। नहीं रुक रहा है। जैसे वर्ड फेमिनिज्म, अभी इसको ना बहुत अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है। Hey, बोलो 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 हो बोलो, बोलो 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 ओ बोलो, just बोलो बोलो बोलो, just बोलो। जब भी हमारे दिमाग में ना बैंड का नाम आता है या कोई लाइव कॉन्सर्ट का नाम आता है तो हमारे दिमाग में एक कैसी पिक्चर बनती है, यही ना कि 3-4 लड़के या एक फीमेल सिंगर खड़ी होकर गाना गा रही है, एक बड़े बड़े बाल वाला लड़का, हैंडसम सा लड़का गिटार बजा रहा है और बैंड में लाइव परफॉर्मेंस कर रहे हैं, राइट? बट आज की जो हमारी गेस्ट हैं उनकी जो जर्नी है और उनका जो इनिशिएटिव है वो मैं आपको बताऊंगी तो आपका इस मिथ से पर्दा हट जाएगा। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द नाद टॉक्स में और मैं हूँ सुगंधा। आज की गेस्ट हमारे नाद टॉक्स में एक ऐसी गूंज लेकर आई हैं जो ऑलरेडी ना जाने कितने सालों से, आई थिंक अपनी पूरी करियर उन्होंने समाज में ऐसी ऐसी बातों पर आवाज़ उठाई है और एक गूंज, एक छाप छोड़ी है। और साथ ही में अभी अपने इंडिया के ओनली वन फीमेल मिशन बैंड, मेरी ज़िंदगी फीमेल मिशन बैंड की शी इज़ अ फाउंडर। यस गाइस, वी आर टॉकिंग अबाउट दी जया तिवारी। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच सुगंधा जी, थैंक यू। And we are so honored. I'm so honored to have you here at the Naad Talks. And मैं honestly बहुत proud feel कर रही हूँ कि we are just started and we are just a newbie in this industry. And हमें ऐसी कहानियाँ मिल रही हैं, हमें ऐसे लोगों से मिलने को मिल रहा है। We are so blessed. एक्चुअली द नाद टॉक्स जो है, मैंने जब आपसे मेरी बात हुई जी तो आई फेल्ट कि लोगों तक ऐसी कहानियाँ जानी चाहिए जो शायद क्योंकि इतनी कमर्शियल नहीं है, इतना उनमें हाई नोट्स नहीं है, yes. तो ऐसी स्टोरीज बहुत रेयर पहुंच पाती है लोगों तक। और आपका ये इनिशिएटिव बहुत ही अच्छा है और मुझे लगता है कि हम भी इसका पार्ट बने, ये हमारे लिए भी गर्व की बात है। थैंक यू सो मच। सो जया जी, सबसे पहले मैं बैंड के पहले जी who's जया एंड इवन करियर भी अगर साइड में छोड़ दिया जाए तो अगर मैं एक छोटी जया से बात करूँ, लगभग पिछले 30 साल पहले की जो जया थी वो क्या थी, क्या एस्पिरेशंस थे एक यूपी लखनऊ शहर की लड़की? जया हमेशा से बहुत ही स्पार्क के साथ उसने अपना लाइफ को जिया है। जी, मेरे 2 बड़े भाई, मैं सबसे छोटी, हाँ जी, और मुझे कभी ये नहीं पता चला कि मैं लड़की हूँ। तो मेरे भाइयों के बाल जहाँ पे काटे जाते थे वहीं पे मेरी भी सिटिंग होती थी। तो मुझे कैसा कुछ ये नहीं, मैं भी, वो लोग जो पैंट शर्ट पहनते थे मैं भी वही पहनती थी। तो हमें ये डिवीजन नहीं पता था कि ये लड़का लड़की जैसा, घर में ऐसा कुछ था नहीं। और मैं बहुत ही पैम्पर्ड वो थी क्योंकि सबसे छोटी और 2 भाई, ऊपर से मम्मी डैडी, तो सबका बड़ा एक वो रहता था मुझ पे। तो मुझे जब मैं बाहर देखती थी तो मुझे डिविजन्स दिखाई पड़ते थे, डिफरेंट लोग एक दूसरे को मतलब वैसे जज करते हैं। फिर जैसे जैसे बड़ी हुई ये चीज़ें, हो सकता है बैक ऑफ माइंड में मेरे थी कि जब मैं घर में होती हूँ तो एक अलग ट्रीटमेंट है मेरे साथ, बाहर मेरे साथ ट्रीटमेंट बहुत अलग है।
तो ये चीज़ें मेरे दिमाग को बहुत ही परेशान करती थी। मैं स्कूल में, हालांकि मेरी एक मतलब मैं गर्ल्स कॉलेज में ही पढ़ी, स्कूल में भी पढ़ी। तो जब उस स्कूल से बाहर निकली तो मैंने म्यूज़िक सीखा, सारी चीज़ें। तो उस वक्त भी मैं देखती थी कि बहुत सारी लड़कियां जो है, जो मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड थी, वो कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को ड्रॉप करके, जैसा सोसाइटी में या फैमिली का प्रेशर में वो सारी चीज़ें करती थी। मेरी फैमिली ने कभी मुझे किसी चीज़ का प्रेशर नहीं दिया। मैंने जो चाहा अपनी लाइफ में, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ इस चीज़ के लिए कि मुझे सब कुछ मिला। मेरे घर में भी हर जो भी कोई ऐसा बड़ा निर्णय होता है जी, जब मैं छोटी थी, जब मैं शायद निर्णय नहीं ले पाती थी, तो भी एक बार मुझसे ज़रूर पूछा जाता था कि इसमें आपकी क्या राय है। तो मुझे लगता था कि मैं बहुत इम्पोर्टेंट हूँ घर में। तो वो जो इम्पोर्टेंस है ना, मुझे सोसाइटी में भी चाहिए थी। तो जहाँ जाती थी तो मुझे लगता था कि मैं हमेशा फ्रंट पे रहूँ, हमेशा कुछ ऐसा करूँ कि लोग उसको नोटिस भी करें, कुछ ऐसा करूँ जो सोसाइटी के वेलफेयर में हो। बिल्कुल सोसाइटी वाली चीज़ मेरे दिमाग में हमेशा रहती थी कि कुछ ऐसा काम हो जो मतलब सिर्फ मेरे लिए ब्रेड एंड बटर पे मैं निर्भर नहीं हूँ, कुछ ऐसा करूँ जो उसका एक अंश मैं सोसाइटी के लिए भी निकालूँ। तो शुरू से भी कई NGO से मैं जुड़ी रही। फिर थिएटर करा मैंने क्लासिकल सीखा, क्योंकि मेरे घर में म्यूज़िक का कोई भी वो नहीं है, बैकग्राउंड नहीं है। और मेरी फैमिली क्योंकि बहुत एकेडमिक उससे बैकग्राउंड से थी, तो किसी को म्यूज़िक पसंद भी नहीं था। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि मुझे हमेशा हर चीज़ करने की छूट मिली, तो विद सारी चीज़ें कि आपको ऐसे रहना है। म्यूज़िक उनको, क्योंकि उनको लगता था कि यहाँ पे सब कुछ ठीक नहीं है, मुझे लगा कि मुझे तो करना है, तो उन्होंने मुझे रोका नहीं। यही उनका एक बहुत बड़ा वो था। मैंने इस बैंड की जो शुरुआत करी थी वो करी थी 2010 में। वाह। उससे पहले मैं एक कमर्शियल चैनल में थी, रेड FM में। उस समय मैंने बहुत सारे बैंड्स भी देखे थे। बट इन बैंड्स में मुझे वही कमी दिखती थी कि सिर्फ बॉलीवुड के गानों को हम कवर बना के गा रहे होते थे। मुझे लगता था किसी और का क्रिएशन है, हम सिर्फ उसको आगे पहुंचा रहे हैं। हमारा खुद का क्रिएटिव चीज़ कहाँ है? जैसे आज के टाइम में AI आ गया है, तो AI पे आप सिर्फ उसको कमांड देते हैं, चीज़ें हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं हम अपनी कैपेबिलिटी को जो है थिंकिंग चैलेंज कर रहे हैं कि शायद ये हम नहीं कर सकते, इसलिए AI करेगा। तो मुझे तब भी ये लगता था कि हम किसी और का क्रिएटिव गाएं, इससे अच्छा हम खुद क्रिएट करें। तो मैंने, क्योंकि मेरे फादर भी बहुत अच्छे पोएट्स और मतलब साहित्यकार रहे, उन्हें कई बड़े अवार्ड्स भी मिले, तो उनका कोई DNA मेरे अंदर है। मैं भी लिखती हूँ, तो सारे बैंड के सॉन्ग्स मैं लिखती हूँ। और मुझे हर इशू मुझे चुभता है, मैं ऐसे कुछ भी इग्नोर करके नहीं चल सकती कि कहीं किसी के साथ कुछ भी हो रहा है या एनवायरनमेंट में कुछ हो रहा है, मैं उसे इग्नोर करूं और चल दूं। मुझे है कि मुझे आवाज़ उठानी है, मुझे बोलना है वहाँ पे। तो मैंने म्यूज़िक को अपना एक टूल बना लिया कि मैं इसके थ्रू अपनी कहानी कहूँगी। तो 2010 से मैंने अपनी यात्रा शुरू करी। मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था कि ये बैंड कैसे आगे जाएगा, क्या करेंगे हम इसमें, कैसे चीज़ें बनाएंगे। तो जैसे बैंड की बात करें, तो ये कैसे दिमाग में आया कि इस बैंड में सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स होंगे? आई डोंट नो कि ये मेरे साथ क्यों हुआ। क्योंकि मैं जब भी कोई बैंड देखती थी ना, वहाँ पे मुझे फीमेल एक बहुत ही लास्ट स्टेज पे दिखती थी। सिर्फ या तो ग्लैमर के लिए उनको खड़ा कर दिया गया है, सिंगर फीमेल, हाँ, या उनको बहुत ही छोटे कोरस के लिए, हाँ, उसके लिए दिया जाता था। फ्रंट पे नहीं रहती थी वो, मतलब लीड नहीं थी वो, दे नॉट द फेस ऑफ द बैंड। तो फिर लगता था कि सिर्फ एक ग्लैमर के लिए उनको यूज़ किया जा रहा है। तो जब मैंने ये आइडिया अपने इसमें सोचा, फिर मैंने पहले एक ऑर्फनेज के संग शुरू किया था इस बैंड को, कि उसके साथ शुरू करते हैं, बट वो बहुत जम नहीं पाया, चला नहीं। फिर ये थॉट जो था वो पनप चुका था। फिर मैंने कई लोगों से डिस्कस किया कि ऐसा ऐसा बैंड बनाना चाहते हैं, आप इसको ज्वाइन करोगे? लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा था कि ये क्या करेंगे, अपने गाने बनाएंगे तो कैसे गाने बनाएंगे। तो हमने पहला गाना बनाया था हम हैं ज़िंदगी। इस बैंड का नाम मेरी ज़िंदगी इसलिए है क्योंकि मैं फ़ीमेल फेटिसाइड के बारे में बहुत सुनती थी कि भ्रूण हत्या हुई, ये हुई, सारी चीज़ें। हम बड़े एक्सपर्ट से बात करते थे, तो ऐसी स्टोरीज निकल के आती थी जो आपको रात की नींद आपकी खा लेती थी। तो वो सब मुझे बहुत पिंच करती थी चीज़ें। किसी, भले वो मेरे साथ नहीं हो, लेकिन किसी के साथ भी हो रहा है तो मुझे लगता था वो मेरे साथ हो गया। किसी दहेज के लिए अगर कोई लड़की जला दी गई तो मुझे लगता था ये मेरे साथ हो गया।
किसी बच्ची का रेप हो गया तो मुझे लगता है कि अरे यार ये तो किसी के साथ भी, मेरे घर में या मेरे साथ भी हो सकता है। तो वो चीज़ मैं इग्नोर नहीं कर पाती थी। तो हर एक इशू को जो विमेन से जुड़ा हुआ था उसको जोड़ के मैंने बहुत कॉमन वर्ड्स लिए जो हमारी आम जिंदगी में जो बोले जाते हैं, उन्हीं शब्दों के साथ वो गीत लिखे। और मुझे लगता है कि म्यूज़िक इतना स्ट्रॉन्ग टूल है कि आप उससे अपनी चीज़ को बहुत ही प्यार से पहुंचा सकते हो, क्योंकि वही सोल को छू सकता है। और जब तक कोई सोल कोई चीज़ छुए नहीं ना, तो आप लाख उसमें बड़े बड़े सेमिनार्स कर लीजिए, बहुत बड़े आप इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर लीजिए, उससे कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। अभी वो सही कह रहे हैं। अभी मैं टिपानिया जी से बात कर रही थी, क्योंकि वो तो वर्ल्ड टूर्स करते हैं एंड तो उनसे पूछा आप वो फोक लैंग्वेज में गाते हैं, प्रॉपर जो वहाँ की मेवाड़ी लैंग्वेज है उसमें गाते हैं एंड मालवा लैंग्वेज में। तो मैंने उनसे पूछा आप यूएस जाते हैं, आपको तो सारे डिफरेंट लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल मिलते हैं बार बार, वो कैसे समझते हैं ये फोक लैंग्वेज? एंड ही वाज लाइक कि संगीत, संगीत, भाषा की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको। हम बहुत से गाने ऐसे गा रहे होते हैं, कोरियन सॉन्ग्स गा रहे होते हैं, शायद हमें मतलब नहीं पता होता है, बट हमें उसकी सोल पता होती है और हम भी उसी फील के संग गा रहे होते हैं। बचपन में कितने गाने सुने होते हैं हम लोगों ने, इंग्लिश सॉन्ग सुने होते, उसका मतलब भी नहीं पता था, लेकिन वैसे ही गा रहे होते थे। अरे बचपन मतलब स्कूल में डिफरेंट स्टेट्स के, जैसे आई एम फ्रॉम केवी, तो केवी में तो सारे स्टेट्स के लैंग्वेजेस को आपको गाने आने चाहिए होते थे। तो हम मलयालम सीखते थे और वो मतलब भी नहीं पता होता, तो मज़े में गा रहे होते थे। नहीं, एक्चुअली क्या होता है, मुझे लगता है ये जो आपकी जो लर्निंग स्टेज है आपकी, है ना, उस दौरान आपने जो कुछ बेहतर कर लिया, जो कुछ बेहतर सीख लिया, वो ताउम्र आपके साथ रहता है। मेरे शायद उस स्टेज पे जब मैं पढ़ाई कर रही थी, उस स्टेज पे कोई ना कोई मुझे ऐसा कुछ आया ज़रूर होगा मेरी लाइफ में जिसने मुझे ऐसा बना दिया। क्योंकि इन 15 सालों में मुझे कई लोगों ने राय दी कि आप इसको कमर्शियल बैंड क्यों नहीं कर लेते हो, कई लोगों ने राय दी इसका सिर्फ ये कलर क्यों करते हो, चेंज करो, अपने अटायर चेंज करो, वाई साड़ी में क्यों बैंड करते हो। ब्यूटीफुल। मतलब आई थिंक दैट वाज द ओनली थिंग आई वाज सो इंटरेस्टेड, लाइक ओह गॉड आई रियली वांट टू हैव दिस कन्वर्सेशन। पूरी दुनिया में कहीं भी साड़ी पहन के चले जाइए ना, आपको लोग तुरंत पहचान जाएंगे आप इंडिया से हो। है ना, एक पहचान है, तो एक पहचान है आपकी और आपकी रूट है आपकी। मतलब कितने पुश्तों ने साड़ियाँ पहनी और कितनी डिफरेंट तरीके की साड़ियाँ पहनी। तो जो चीज़ मेरी रूट है मैं उस पर बहुत गर्व करती हूँ। मतलब मुझे लगता है कि जब मैं साड़ी पहनती हूँ तो मुझ में एक अलग कॉन्फिडेंस होता है। मुझे लगता है कि मैं आज के इंडिया की नारी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और मैं बहुत ही बोल्ड हूँ और मैं बहुत अपने आप को सशक्त महसूस कर रही हूँ। ये वही चीज़ है कि आप खुद बोल्ड फील करते हो और सामने वाला भी आपको सीरियस लेता है। बिल्कुल, क्योंकि साड़ी पहन के हमने, इस बैंड का मकसद ये नहीं है कि हम बहुत मतलब बड़े बड़े शोज करें और जा करके हम बहुत रिमोट एरियाज में जाते हैं जहाँ पे हमें हजारों महिलाएं घूंघट में भी सुनती हैं। तो जब वो घूंघट में सुनती हैं, अगर मैं वेस्टर्न ड्रेस में जाऊंगी तो शायद वो मुझसे कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगी। बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो उस कनेक्शन के लिए ना जब मैं साड़ी पहन के जाती हूँ उनको लगता है नहीं मेरे घर की कोई लेडी है, मेरे घर की कोई, एंड इफ दे कैन डू दिस इन साड़ी देन समथिंग वी कांट। फिर क्या है ना, वो हमारा एक डिस्टेंस जो है रहता है कि हम स्टेज पे हैं, वो वहाँ पे हैं, तो वो खत्म हो जाता है। अक्सर होता है कि वो हमारे संग स्टेज पे होती हैं, वो मेरे गाल भी ऐसे पकड़ लेंगी, वो मुझे भी हग कर लेंगी, मेरा गिटार उतरवा लें, वो बजाने भी लगे, ड्रम्स भी बजा लें। तो वही हमें एक्चुअली, हम सेलिब्रिटी नहीं बनना चाहते, हम चाहते हैं कि हम उनके जैसे ही लगे और उनके जैसे ही हो ताकि हम अपनी बात कह सकें। बिल्कुल। म्यूज़िक को हमने ना एक कन्वर्सेशन का एक टूल बनाया है, बातचीत जहाँ संगीत से हो जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सॉफ्ट है संगीत, तो वो आप तक पहुँच ही जाएगा। और कई अलग अलग लैंग्वेजेस पे तो नहीं, लेकिन फिर भी वहाँ के जिस भी जगह पे गए वहाँ के स्लैंग्स को पकड़ करके उनसे बातचीत करना, क्योंकि हम सिर्फ गा के नहीं आते हैं, हर एक गीत के बीच में हमारा एक कन्वर्सेशन होता है, बातचीत होती है उनसे, उसी से जुड़ा हुआ गाना होता है। तब वो चाहे वो बड़े बड़े आंकड़े उनको बताना हो कि इतना अभी लड़कियों का रेशियो ये है, लड़कों का रेशियो ये है, वो गीतों में बता देते हैं। कितना आपको हेल्थ के लिए अपना जो है अलर्ट रहना है, वो सब अपने गीतों में बताते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारा काम जो है वो हम ईमानदारी से कर रहे हैं, बाकी ईश्वर जहाँ तक हमें खींच के ले जाएगा वहाँ तक जाएंगे। वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज आई थिंक नो वन इज डूइंग दिस, यू आर इंडियाज ओनली। लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसे, क्योंकि आप जब भी कुछ कर रहे हो सोसाइटी में, आप सिर्फ अपने लिए ना करें,
आप बिल्कुल सही बात को अगर मैं आज सोचती हूँ कि मेरा ब्रेड एंड बटर यही हो जाए, तो मैं अपनी रूट से, मैं इसकी आत्मा से फिर खेलने लगूंगी। फिर आपको प्रॉफिट दिखेगा, फिर आपको बहुत ये सारी दिखेगा चीजें कि नहीं, कुछ बैंड तो चलाने के लिए भी हमें फंड्स चाहिए होते हैं। हाँ ऑफ कोर्स, क्योंकि जितने बैंड मेंबर्स हैं उनकी जैमिंग कॉस्ट है, सारी चीज़ें हैं, वो तो चाहिए होता है, और वो उसके लिए हम आवाज़ भी उठाते हैं। लेकिन अगर ये हमारा सिर्फ ब्रेड एंड बटर नहीं है, हम सभी जितने भी लोग बैंड में थे, जब बैंड में जुड़े तब वो बहुत सी बच्चियाँ स्टडी कर रही थी, पढ़ाई कर रही थी। आज बहुत मल्टीनेशनल कंपनीज में आज काम कर रही हैं वो सब। तो वो खुद भी अपने आप को बहुत सशक्त मानती हैं। तो कईयों की शादियां हो गई, किसके बच्चे पैदा हो गए। तो 15 साल की जर्नी में हमारा बैंड भी जो है बड़ा हुआ, और सबने अलग अलग लाइफ के फेजेस को देखा और फेस भी किया। बहुत सारे बैंड के मेंबर्स हैं, उनकी लाइफ में बहुत डार्क शेड्स भी आए, बट वो फिर से उन्होंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया और निकले भी उससे। तो सब कहते हैं कि बैंड ने हमने पता नहीं कितना चेंज दुनिया में लाए होंगे, बट बैंड के जो लोग हैं उनकी लाइफ में बहुत चेंजेस आए। अच्छा, जब पहला आपने अपना कॉन्सर्ट किया, हाँ जी, सो उसकी स्टोरी बताइए, क्योंकि फर्स्ट इज ऑलवेज स्पेशल। एग्जैक्टली कि ऑडियंस से लेके, स्टार्टिंग से लेके, प्रिपरेशन से लेके, स्टेज के उस रिएक्शन तक। हाँ जी, पहला जो हम लोगों ने इवेंट किया था, तब बैंड के पास इतना कुछ था नहीं। सिर्फ हमारे पास बर्तन थे कुछ, किचन के कुछ चीज़ें हम लोग ने रखी, उखल है, चिमटा है, घुंघरू वगैरह लगा के, और गिटार, इतना ही था हमारे पास। और हम 4 लोग। हमें इनवाइट किया गया, एक गायनिक थी, उनका फेयरवेल था। तो जिसने इनवाइट किया था उनको भी नहीं पता था कि ये लोग करते क्या हैं। हम लोगों ने पहला सॉन्ग गाया उसमें, और हम हैं ज़िंदगी। तो कुछ लोगों ने ऐसे वीडियो से क्लिप्स वगैरह बनाई और सोशल मीडिया पे डाली। तो वहाँ से हमें जो है, मतलब वहाँ पे लोगों ने हमें इतना सुना भी नहीं ध्यान से कि क्या गा रहे हैं ये लोग। 15-20 मिनट की हमारी परफॉर्मेंस थी। उसके बाद कुछ पिक्चर्स जो है वो सोशल मीडिया पे, फेसबुक वगैरह पे पड़ी। उसके बाद हमें महिला पुलिस लाइन से एक शो के लिए आया, चुप्पी तोड़ो, हम लोगों ने वो किया। फिर हमारे पास एक आया बनारस का शो, जहाँ पे जो जेल में महिलाएं रहती हैं, वो जो कपड़े बनाती हैं, तो उनके संग किसी का कोलैब था। उन्होंने कहा कि वो रैम वॉक पे वही कोई कपड़े पहनेगा उनके, हम चाहते हैं कि आप सब उसका सपोर्ट करें। तो हम लोग ने बनारस में जाके परफॉर्म किया वहाँ पे। तो फिर क्या हुआ, ये चीज़ें क्योंकि बड़ा अलग सा बैंड था, तो लोग इसके फ़ोटो वीडियोस जो भी पड़ जाते थे, तो लोग हमने आज तक कभी शो के लिए खुद अप्रोच नहीं करी। आज तक हम लोगों ने अप्रोक्स पूरे इंडिया में 600 अबव शोज़ किए हैं। और ये सारे शोज़ हमें लोगों ने खुद ही अप्रोच किया। हम इतना सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव भी नहीं है, हम अपना काम करके चले आते हैं। उसके बाद अगर कहीं किसी ने न्यूज़ डाली या कुछ ऐसा हुआ, तो उससे लोगों को पता चलता है। बट डोंट यू थिंक सो कि लोगों के अवेयरनेस के लिए तो होना चाहिए? आई थिंक पीपल शुड नो मोर ऑफ, होना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं आपके सॉन्ग्स कहाँ पे मिलेंगे, क्या होगा। एग्जैक्टली, हम लोग सॉन्ग्स भी बहुत कम डाल पाते हैं इसमें, बिल्कुल, क्योंकि जब हम खुद ही परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हमारे वीडियोस कौन बनाएगा, ये सब बहुत एक टीम है, नहीं रहनी चाहिए। तो अभी हमें लगता है कि क्योंकि सभी वर्किंग है, सबके पास इतना वक्त नहीं बचता है कि इसके बाद ये चीज़ें भी हैंडल करी जाए। बट फ्यूचर में देखेंगे कि इसके लिए क्या कर सकते हैं। बट अभी लगता है कि जो काम जहाँ कर रहे हैं उसमें हम बहुत सेटिस्फाइड हैं कि ठीक है, अभी हम इतना दे सकते हैं अपने डेली रूटीन से, अपने काम से निकाल करके। थोड़ा और करना है हमें, लेकिन हमारा जो भी योगदान है सोसाइटी में, हम उससे बहुत सेटिस्फाइड हैं। बाकी सोशल मीडिया पे आने के लिए हम लोग इसके लिए प्रयास करेंगे कि हमें कोई ऐसी टीम मिले और हम इसके लिए काम कर पाएँ। So it's very nice. So I really want to ask, what was that first song हम you हैं have performed? जिंदगी। हम हैं जिंदगी। हम हैं Can you जिंदगी। please sing 2 lines? हो बिन पंखों के उड़ सकते हैं, जीने का फन हम रखते हैं, हमसे तुम सीख लो जिंदगी। हम हैं, हो हम हैं, हम हैं, हम हैं, देखो हम हैं, सुन लो हम हैं जिंदगी। Wow. पर सोचिए सिर्फ ये गिटार पे बज रहा हो, और बहुत सारे गाने उस वक्त थे। लकड़ी के मोटे गट्ठर, पाँव के नीचे पत्थर, कहीं रुक ना जाऊं थम कर, हमसे तुम सीख लो हौसला।
हमसे तुम सीख लो हौसला। ये सारे गाने थे कि कोई भी लड़की सुने, अगर इसको कोई भी महिला सुने, उसको कहीं तो बूस्ट मिले, उसको फील आ जाएगी, दिस इज मी, इट्स मी। बिल्कुल। और हर लड़की को लगता है, इसीलिए बैंड का नाम है मेरी जिंदगी। जब आप कह रहे होते हैं कि अच्छा ये मेरी जिंदगी है, तो इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर्स। ये आप ही का रिफ्लेक्शन है, हम आप ही का आईना है, हर एक महिला का आईना है ये बैंड। जो भी बात होती है वो आपकी होती है। ऐसा नहीं है कि वो चीज़, बहुत सारी चीज़ें ऐसे इश्यूज हम रेज करते हैं जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरी लाइफ में ऐसा नहीं घटा, लेकिन दूसरे की लाइफ में घटा है, इसलिए मुझे प्रॉब्लम होती है, मुझे टीज करता है, मुझे नींद नहीं आती है, मैं लिखती हूँ इसके ऊपर। हाउ इमोशनल यू आर और हाउ एम्पैथेटिक यू आर। हमने एक सॉन्ग लिखा था मौन। ये कौन कौन मौन है, विध्वंस देख मौन है। क्योंकि देखिए क्या है कि लिटरेचर भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। अभी आने वाले टाइम में जो कुछ भी सोशल मीडिया पे चल रहा है, अगर हमारी पीढ़ी सिर्फ वही देखेगी तो उसको लगेगा कि क्या हमारे पास कुछ साहित्य नहीं था, क्या हमारे पास कुछ अपने सेल्फ क्रिएटर्स नहीं थे, हम किसी का चुरा करके किसी का ले करके ही बनाते थे। हमारे पास अगर कबीर है, हमारे पास कितने सारे ऐसे ऑथर्स हैं बड़े बड़े, जिनके नाम भी कुछ समय के बाद मुझे लगता है गायब हो जाएंगे। एंड आई थिंक अभी तो आज की जनरेशन को तो पता ही नहीं कौन महादेवी वर्मा थी, कौन हरिशंकर प्रसाद थे। ना। और वो उसमें इंटरेस्टेड भी नहीं है। या क्योंकि अभी क्या है ना, जैसे आपका स्क्रॉलिंग टाइम, अभी आपका इंस्टा या किसी भी और सोशल मीडिया पे रह गया है 20 सेकेंड्स 30 सेकेंड्स, आपकी याददाश्त भी उतनी रह गई है। आज आप किसी को याद नहीं, अभी जो भी कभी भी अंताक्षरी खेलिए आपको सिर्फ पुराने गाने याद आते हैं। आपको आज का एक भी गाना हो सकता है बहुत ही सुपरहिट गाना हो आज का, याद नहीं आएगा। बिल्कुल। इवन मैं तो ये कहती हूँ कि पहले के टाइम पे हमें अराउंड पूरी आई थिंक टेलीफोन डायरेक्टरी के नंबर से याद होते थे। ये रिलेटिव का, वो रिलेटिव का थी हमारे अब आज की डेट में हमें बस अपने पेरेंट्स के अपने 2-4 नंबर के अलावा कोई याद नहीं होता है। मुझे सिर्फ अपना याद है वो भी किसी को बताने के लिए, अदरवाइज मुझे सच में मुझे फैमिली का, इवन मैं किसी के बर्थडे भी नहीं याद रख पाती। इस बैंड में मेरा होल्ड है अपना। जब मैं गाने लिखती हूँ तो मुझे पता है कि मुझे एक थॉट को लेकर के चलना है। अभी रोज़ मुझे कोई कमर्शियल करने के लिए दे देगा जहाँ पे सिर्फ पैसा इन्वॉल्व होगा, तो वहाँ का मेरा थॉट प्रोसेस भी चेंज हो जाएगा। बिल्कुल एंड दे विल इंपोज देयर थॉट प्रोसेस आल्सो एग्जैक्टली ऑन दैट। दैट्स ट्रू। कई बार होता है कि वो चीज़ें आपसे मैच ही नहीं कर रही होती हैं, आपकी थॉट प्रोसेस से मैच नहीं कर रही होती हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे मुझे ड्रॉप करना चाहिए। जैसे मैंने एक कैंपेन किया था, नो सुट्टा कैंपेन। ओके। वो मेरा था कि हम लोग 2018 में किया था। वो सुट्टा मार मार के कलेजा तार तार है, गली के हर नुक्कड़ पे क्यों सुट्टे का बाजार है, सुट्टा न सुड्डा। इसको कैबिनेट मिनिस्टर ने इसको रिलीज़ किया था, इस सॉन्ग को हमारे। फिर क्या हुआ कि हम जो स्पॉन्सर्स ढूंढ रहे थे वो हमें इसी से ही रिलेटेड लोग मिल रहे थे। सिगरेट के स्पॉन्सर्स थे कि आप इसको लगा लो, यहाँ पे हम डाल देंगे, यहाँ पे कि नो स्मोकिंग जोन करके हम वहाँ पे डाल देंगे, आपकी जगह जगह इसको लगा देंगे हम। तो मैं लगा कि हम इसी के लिए तो कर रहे हैं, और अगर मैं यही स्पॉन्सर मिलेंगे तो ये एक मुझे लगता है कि एक विरोधाभास है जिसके लिए मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। तो मुझे कई लोग बोलते हैं आप इसीलिए बहुत पीछे रह गए। मैं वहाँ जहाँ पे भी हूँ मैं बहुत सुकून में हूँ। मुझे पीछे मतलब पता नहीं क्यों लोग बोलते हैं, बट एक नई सोच, एक नई, लोग एक्चुअली इतनी तेजी से भाग रहे हैं, उनको लगता है हर कोई पीछे है, और उनकी भागदौड़ पता है सिर्फ मोबाइल तक है। वो फिजिकली कितना भाग रहे हैं, वैसे कितना इन्वॉल्व है सोसाइटी में, वो नहीं है। वो एक पेड़ का फोटो डाल करके वो पेड़ बचाओ लिख देंगे, बट फिजिकली किसी ने कितने पेड़ लगाए होंगे नहीं किसी पता। को नहीं पता। तो हम ग्राउंडेड कितने हैं, हम ग्राउंड पे कितना काम कर रहे हैं, उसमें वो लोग हमसे बहुत पीछे हैं। हम उनसे काफ़ी आगे हैं, बट मुझे लगता है सिर्फ सोशल मीडिया पे आकर के। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप अपनी खुद की सोच रख रहे हैं दुनिया के सामने। बिल्कुल। जो मुझे ऐसा लगता है कि आजकल 90% लोग डरते हैं अपना थॉट प्रोसेस रखने, चाहे वो आई थिंक अपना उनका ऑफिस हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, वर्क स्पेस हो, फ्रेंड्स के साथ हो। दे आर मोर लाइक प्रिटेंडिंग एग्जैक्टली टू समवन एल्स। एक्चुअली सबको इस वक्त भूख है। आप आज मान लीजिए आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, इस चीज़ को बना रहे हैं, हो सकता है वो स्किल मुझ में नहीं हो, है ना, हर आदमी वैसा नहीं हो सकता है,
बट अगर आज आप सक्सेसफुल हैं तो मैं आपको चेज़ करने पे लगी हूँ, जबकि मेरे अंदर कोई एक अलग टैलेंट है जो मैं कर सकती थी। जो मुझ में टैलेंट था म्यूज़िक का, क्योंकि मेरा थ्रू आउट जो मेरा करियर है वो मीडिया का रहा, बट मीडिया वो मेरा ब्रेड एंड बटर है, बाकी ये मेरा पैशन था। मैं क्लास 3rd में थी तब से मैं म्यूज़िक सीख रही हूँ। उसमें मैंने बाद मेरी PhD, मेरा डॉक्टरेट म्यूज़िक में ही है। मैंने कुछ सॉन्ग्स लॉन्च किए, कुछ सॉन्ग्स मैंने, कुछ जिंगल्स मैंने कमर्शियल्स के लिए बनाए, कुछ सॉन्ग्स मैंने बॉलीवुड के लिए भी बनाए। और मतलब काम जो है वो आता रहता है, करते रहते हैं। और इंटरनेशनल मीडिया में भी बैंड को काफ़ी जो है वो BBC हिंदी ने उसको कवर किया, बहुत से और चैनल्स ने बैंड की स्टोरीज़ को कवर किया। तो लगता है कि आप जो काम कर रहे हो आप अपने उस पर चलते जाओ, बाकी आप अगर इस पे लग जाओगे कि मुझे कितने लोग जानते हैं, कितना मैं सक्सेसफुल हूँ, मेरा अगर मेरी सक्सेस का मायना सिर्फ इतना कि मेरे कितने फॉलोवर्स हैं, तो वो मेरे लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। अदरवाइज तो आप पे करिए और आप आज के टाइम में सब्सक्राइबर भी ले सकते हैं, फॉलोवर्स भी ले सकते हैं। डेफिनेटली आई विल टेल यू अभी रिसेंटली, बिकॉज मैं एक चीज़ कैमरे में बोल रही हूँ, आई शुड नॉट से दिस, बट ऑनेस्टली ये मुझे ये बोलना था कि वी जस्ट अ न्यूबी, ठीक है, नहीं है हमारे पास सब्सक्राइबर्स एंड चलिए फॉलोअर्स हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम पे आई एम लाइक कि वो रेगुलर मेरे हाथ में भी है, बिकॉज मेरा टाइम इंस्टाग्राम पे ज़्यादा जाता है एंड वो चीज़ हम कर रहे हैं कि चलिए इंस्टाग्राम पर ही आजकल लोग देखते हैं सबसे पहले, क्योंकि शॉर्ट्स आ रहे हैं, रील्स आ रहे हैं। सो आई हैव ट्राइड लाइक टू रीच आउट टू मैनी पीपल, लाइक मैनी बिग पीपल जिनको मैं जानती हूँ और जिनके कॉन्टैक्ट्स हैं मेरे पास, वो भी मुझे जानते हैं, बट लोगों का रिस्पॉन्स ना सब्सक्राइबर बेस देख के आता है। एग्जैक्टली, वो कंटेंट पे इतना इम्पोर्टेंस एंड आई एम लाइक कि अगर आप नहीं सपोर्ट करोगे और आप तो मुझे जानते हैं, अगर आप नहीं सपोर्ट करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? आई डोंट नो। मैंने कहा आपसे कि अभी आप, जैसे मुझे कई लोग ज्ञान देते हैं इस तरीके का भी, कि अगर आप इस तरीके से अपने गाने बनाओ, अगर आप ऐसे करके वीडियोस डालो तो आपके सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर्स बहुत बढ़ेंगे। फिर क्या होगा कि मैं जिस समाज से लड़ करके अपना काम कर रही हूँ, मैं एग्जैक्टली मैं उसी का पार्ट बन जाऊँगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कभी तो कुछ ऐसा समय आएगा कि जहाँ पे अच्छे कामों को एक स्पेस मिलेगी, एक जगह मिलेगी। तो मैं भी वेट कर रही हूँ कि कभी उन चीज़ों को भी लोग जो है वो उसका भी आनंद लेंगे। आएगा, ऐसा नहीं है, लोग हैं जिससे आप हो हमारे लिए। मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं मुझ जैसे बहुत सारे लोग हैं। तो मेरा काम है कि हर महिला को उसके रास्ते को जो है मैं पकड़ के उसको खींच करके किसी भी तरीके से चलूँ, कोई महिला छूटे नहीं। पीछे जो छूट जाएगी मुझे लगेगा कि मेरा काम जो है ना वो अधूरा रह गया, मेरे बैंड का काम अधूरा रह गया। और मेरे लिए इम्पॉर्टेंट घर की महिलाएं ज़्यादा हैं, जिनको वो सोर्सेज नहीं मिल रहे हैं, जिनको वो मतलब वो प्लेटफॉर्म्स नहीं मिल रहे हैं, उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा, कोई बताने वाला नहीं है। तो हालांकि रास्ता उन्हें खुद ढूंढना है, लेकिन मेरा काम है, मेरे बैंड का काम है कि हम उसे मोटिवेट कर सके, हम उसे बता सके कि बहन बहुत से लोग हैं हमें कांटेक्ट करते हैं कि एक केस था, दिल्ली का था, तो उन्होंने मेरे मैसेंजर पर डाला कि मतलब डोमेस्टिक वायलेंस का वो शिकार थी। तो उनको लगा कि हम लोग शायद इस पर भी कुछ हेल्प करते हो। हालांकि हमने मतलब इससे इतर जा करके उनकी जो भी हेल्प कर सकते थे वो किया। आज उनका डिवोर्स है, लेकिन वो एक बहुत ही सटल, बहुत ही अच्छी लाइफ अपने बेटे के साथ रह रही हैं। और मैं कोशिश यही रहती है मेरी कि कोई घर परिवार टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में तो हर चीज़ बहुत ही, आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे, मतलब एक अलग ही रूप स्त्री का दिखाया जा रहा है। I was coming to that point. पर ये पूरा सच नहीं है, क्योंकि जिस समय से हम लोगों ने काम करना शुरू किया था, बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ हैं, बहुत ऐसी स्टोरीज़ हैं कि जो आपको दिल दहला देंगी। अब वो कहते हैं ना कि रेशियो भी तो देखो, आप महिला तो इतने सालों से सहती आ रही है। हाँ, लेकिन ये मैं इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करूँगी कि हम सहते आ रहे थे तो आज पुरुषों के संग ये चीज़ें हो। दैट इज समथिंग समहाउ किसी भी तरीके से वो सही नहीं है। कोई भी वो व्यक्ति करे। अभी जैसे मतलब एसिड विक्टिम जो थी एक महिला, उन्होंने अपने हेयर स्टाइल, मतलब वो मेरे लिए इतना पेनफुल एक वो था, इंसिडेंट था। हमें उनके संग कहीं परफॉर्म करना था और मैंने भी कई गाने जो है एसिड उस पे लिखे हैं, ऐसे सर्वाइवर्स, हाँ उनके सर्वाइवर्स पे लिखे हैं। उन्होंने
क्या हुआ कि जल्दी जल्दी में आपसे बहुत सारी ऐसी गलतियां हो जाती हैं, आप चाहते नहीं हो बट ऐसा कुछ हो ही जाता है। तो वो जो विक्टिम थी उनका मतलब उन्होंने अपने बालों को ना ऐसे कर रखा था, बाकी फेस वेस काफ़ी उनका बर्न हो चुका था, लेकिन बड़ी ज़ील थी उनके अंदर, बहुत जज्बा था जीने का, सब सारी चीज़ें। तो किसी ने कहा मास्क लगाने के लिए बात हो रही थी, तो हम सब ने अपने मास्क लगाए हुए थे। मैंने कहा कि उन्होंने ऐसे ऊपर से मास्क उनका बार बार वो हो रहा था, लूज़ हो रहा था। तो मुझे वहाँ से एक इंस्ट्रक्शन आया कि आप इनको बोलिए कि मास्क लगाएं और यहाँ पे ऐसे अथॉरिटीज़ हैं, ये है वो है, कोई एक्शन हो जाएगा बड़ा। तो मैं भी बहुत मतलब गुस्से में तो नहीं थी, लेकिन मैंने उनसे कहा कि आपसे देखिए बार बार बोला जा रहा है, आप इसको कर नहीं रहे हो, आप मास्क से लगा करके। बोली दीदी लगा रहे हैं मास्क, लेकिन बार बार मास्क नीचे आ जाता है। मैंने कहा क्या हुआ? आप सोचो कि मतलब उस वक्त तो हम तो शो के लिए जाने वाले थे, उस लेडी के एसिड से कान ही नहीं थे वहाँ के, दैट पार्ट वाज टोटली प्लेन। ओह माय गॉड। और जब मैंने उनको बोला कि आप ऐसे कर लो, मैंने उनके बाल यहाँ से ऐसे हटाए, मैंने कहा कि थोड़ा सा इसको मास्क को ऐसे उठा लीजिए। आप सोच नहीं सकती हो, मुझे ये गिल्ट आज तक है कि मतलब हम क्यों नहीं किसी की परेशानी को इतना अच्छे से क्यों नहीं समझ पाते। वो मतलब बहुत ही अच्छी लेडी है वो, और बहुत अच्छा काम कर रही है, उसके हस्बैंड ने उसको बहुत सपोर्ट किया हुआ है। एक जो भी उनकी लाइफ में मैंने मतलब बहुत से ऐसे मेरे मित्र हैं जो इस पीड़ा से निकल रहे हैं। सोचिए कि वो दर्द उनको सालों रहता है, वो पेन उनके लिए वर्षों का है। आपके चेहरे पे एक स्पॉट लगता है, हम 10 बार अपना उसे टचअप करते हैं, और वो इतना उनके अंदर उत्साह रहता है। जब भी किसी शो के लिए जाते हैं पूरा मेकअप होगा, सब चीज़ें करेंगे वो, मतलब उसके बाद भी वो अपने आप को उतना सुंदर बनाने के लिए प्रेरित रहते हैं। और यहाँ हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए इतने परेशान रहते हैं। वो चीज़ ने मुझे इतना हिला दिया था कि मुझे लगा कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई, कि मैं कैसे नहीं समझ पाई कि वो इतनी तो वो नहीं हो सकती हैं कि मेरे बार बार इंस्ट्रक्शंस देने पे ऐसा कर जाएं। फिर जब मैंने ये चीज़ देखी, फिर उन्होंने बाद में हम दोनों बैठे, वो मुझे नॉर्मल कर रही थी, उनको पता चल गया था कि मैं बहुत मुझे गिल्ट है इस बात का, कि नहीं दीदी ऐसा नहीं है, हो जाता है। मतलब वो मुझे ही समझा रही थी कि हो जाता है, किसी को क्या पता कि क्या चीज़ें हैं। और 2 बच्चे थे उनके, और मतलब कहीं जॉब भी उनको मिल गई थी। तो लेकिन इनका पेन ना आप पूरी ज़िंदगी ख़त्म नहीं कर सकते। so पूरी लाइफ उनके साथ हो। आप रोज़ आईने में वो अपने आप को देखती हैं, रोज़ उनका वो जो कष्ट है वो उनको दिख रहा होता है। कितने लोग हैं उनके ऑपरेशंस नहीं हो पा रहे होते हैं, इतने मेजर ऑपरेशंस हैं, इतना ज़्यादा उसमें खर्चा है, सरकार या कोई भी चीज़, कोई NGO एक हद तक उनको सपोर्ट करती है। मतलब फिर लगता है कि बहुत काम बाकी है। और सोसाइटी को जगाना जो है, मुझे लगता है कि आप अपने आसपास अगर उतने अवेयर नहीं हैं, आप अपने घर की किसी महिला के संग अगर आप ऐसा कर रहे होते हैं, आज हम एक अलग रूप देख रहे हैं जिस पे हम लोग आप बात करने वाले हैं। बिल्कुल। लेकिन वो फेज़ जो मैं महसूस करती हूँ, वहाँ देखा है, उनकी कहानियाँ सुनी हैं, तो मुझे तो लगता है कि मतलब उन महिलाओं ने कैसे सहा होगा ये सब। बहुत ही ब्रूटल उनके संग जो चीज़ें हुई, और उनको न्याय शायद कभी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इस जन्म में उनको न्याय मिलना, किसी को सज़ा दे देना न्याय नहीं है, उस चीज़ का रुकना न्याय होगा, और वो रुक नहीं रहा है। तो उसको रोकने के लिए हम जैसे जो छोटे छोटे सिपाही हैं कि हम आपको रोज़ कहीं ना कहीं किसी ना किसी मुद्दे पे हम अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आवाज़ कब पहुँचेगी, कब दिल तक जाएगी, वो मुझे एक जगह किसी ने पूछा कि कितना समय लगेगा इस बदलाव में। मैंने कहा कि कम से कम 1000 साल तो लगेंगे बदलाव में क्योंकि हम जैसे सैनिक बहुत छोटे हैं, हम जैसों की आवाज़ बहुत शायद इतनी लाउड नहीं है, इतनी कमर्शियल नहीं है, और शायद लोग इसके लिए रेडी नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। आप जब जैसा सुनने लगते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपका थॉट भी चेंज होता है। जैसे आप इतने सारे इवेंट्स में जाते हैं, कभी कोई एक ऐसा इंसिडेंट हुआ हो या कोई ऐसी महिला मिली हो जिसकी ज़िंदगी या जिसकी परेशानी आपके उस बैंड के माध्यम से सही हुई हो?
एक्चुअली बहुत से लोगों का होता तो है बदलाव, लेकिन लोग कह नहीं पाते। एक हम इवेंट में गए थे, तो वहाँ पे हम लोग सोचते हैं कि सारा दुख जो है वो हमारे नीचे ही रखा हुआ है, जो शायद आर्थिक रूप से बहुत सक्षम नहीं है वही दुख झेल रही हैं, या उन्हीं को सारे पीड़ा है, ऐसे कष्ट है उनको, उनके साथ है, उनके अलग स्ट्रगल है। बिल्कुल। लेकिन आप सोचिए कि एक बहुत ही संभ्रांत घर से महिला हो, उसके पास सब कुछ है, गाड़ी घोड़ा सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो भी एक डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है, और एक बहुत बड़े अधिकारी हैं उनकी पत्नी। मतलब वो इतनी चार्मिंग, इतनी ऐसी पर्सनैलिटी कि उनको हर कोई बहुत मतलब इनवाइट करता था, हर जगह वो जाती आती थी। जब हम लोग परफॉर्म कर रहे थे तो एक बार ऐसे मेरा उनसे डिस्कशन हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि जया, आपको पता नहीं है कि आपकी सॉन्ग्स ना यहाँ पे रुक जाते हैं आके। मैंने कहा कि मैम, आपको तो कभी ऐसी कोई चीज़ हुई नहीं होगी आपके साथ। बोले, आपको कैसे लगता है? तो उन्होंने कहा कि वो शायद मुझसे बहुत कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन समाज के बहुत सारे ऐसे बंधन होते हैं जिसके कारण महिलाएं खुल के नहीं बोलती हैं। उनके हस्बैंड उनको अक्सर कहीं ना कहीं जो है वो फिजिकली असॉल्ट करते थे, और उनके घर में उनको इतना शायद तवज्जो नहीं दी गई थी, तो वो सोसाइटी में वो ढूंढ रही थी वो इज्जत अपने लिए। तो मुझे लगता है कि हम सोचते हैं कि नहीं, जिनके पास ऐसी तंगी है वहाँ पे है, वहाँ एक मन की तंगी बहुत है, बड़े घरों में कहा जाता है। That's true. तो वहाँ पे इज्जत की एक अलग लड़ाई है, क्योंकि आप शायद जो सड़क पे एक महिला रह रही है वो चीख चिल्ला के अपनी बातें कह पाती है, लेकिन जब एक बड़े शीशे के घरों में, महलों में रह रही होते हैं ना, तो उनके लिए बड़ा दिक्कत होती है अपनी चीज़ों को कहना, नहीं बोल सकते, अपने दर्द को कहना। उनको लगता है सोसाइटी मुझ पे हंसेगी कि तुम तो इतनी बड़ी रानी बन के टहलती हो, तुम्हें ऐसे कैसे दिक्कत आ सकती है। तो उनके लिए भी बहुत स्ट्रगल है। तो ऐसी बहुत सारी स्टोरीज मिलती हैं। कुछ की बेटियां जो है, मतलब उन्होंने भी कई उनके अबॉर्शंस हुए, वो बहुत ही पढ़ी लिखी फैमिली से थे, तो पता चला कि दोनों बेटियां हैं, तो 2 बेटियों के अबॉर्शन के बाद उनको तीसरी भी बेटी ही हुई थी। तो हमें लगा कि हम सोचते हैं कि अबॉर्शन वगैरह एक बहुत आज उनकी के समय में, है। मतलब अभी तो कुछ सालों से तो काफ़ी इस बारे में जागरूकता है, फिर भी अगर ऐसी चीज़ें हो रही। और आप सोचिए, मैं एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली की बात नहीं कर रही हूँ, वो जो शायद पाल भी सकते हैं, पोस भी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं बेटियों के लिए, लेकिन वही नहीं चाहते कि उनके घर में बेटियां हों। गॉड। तो एक हम लोग का सॉन्ग था, हम लोगों ने मतलब थोड़ा सा बॉलीवुड का भी वो करके मिक्स करके उसमें किया था, कि एक भ्रूण हत्या को रोकने के लिए हम लोगों ने सॉन्ग बनाया था। तेरी गलियों में ना आएंगे कभी, इस रात के बाद तुझसे मिलने भी ना आएंगे कभी, इस राज के बाद माँ, मेरी माँ हो माँ। इसमें आगे रैप थे हमारे साथ, उसमें हम लोगों ने गाए थे। वाओ। ओ मेरी मैया तूने फिट से करैया, टुकड़ों में मेरा जिस्म करैया, काटे बाजू मेरे काटे हर हिस्से, अपनी कहानी कहूँ अब किससे माँ, मेरी माँ। एक भ्रूण जो है वो उसका 6 महीने में अबॉर्शन हो जाता है। अबॉर्शन की एक रात पहले वो अपनी माँ से कह रही होती है कि अगर तुम मुझे दुनिया में आने दोगी तो मैं भी शायद तुम्हारे लिए लड़ाई करूँगी, मैं भी गहने पहनूंगी, मैं भी पायल पहनूंगी, मैं भी ऐसे घूमूंगी, लेकिन दूसरे दिन ही उसको हर एक पार्ट उसका काट करके उसको अबॉर्ट कर दिया जाता है। तो वो दुनिया में आने से पहले ही किसी की हत्या हो जा रही है। तो लड़कियों की फाइट, महिलाओं की फाइट क्या है ना, आने से ही शुरू हो जाती है कि क्या हम इस दुनिया में आएंगे, पहले वो एक लड़ाई लड़ती है, फिर यहाँ पे सर्वाइवल उनका, फिर उसके बाद उनकी सुरक्षा, फिर उनकी शिक्षा, फिर उनका लक्ष्य, फिर जहाँ पे वो पहुँच पाएंगे कि नहीं। तो एक लड़ाई बड़ी लंबी है। तो उस लंबी लड़ाई के लिए छोटे छोटे गाने जो है ना, वो उनको कहीं ना कहीं उनका मोराल बूस्ट करते हैं। उनको लगता है कि अच्छा हाँ, ये गाना सुना तो कुछ अच्छा होगा। एक सॉन्ग हम लोग का जस्ट रेज योर वॉइस उसमें करके है हम लोग का, हे बोलो 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 हो बोलो, बोलो 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 ओ बोलो, just बोलो 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 just बोलो, just बोलो 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 just बोलो। पढ़ना लिखना है अधिकार कहते हैं हर एक सरकार, फिर भी रह जाती तू वंचित,
हे फिर भी रह जाती तू वंचित, इसमें तेरा ही अपराध, गलती इतनी थी भरोसा खुद पे नहीं किया था, जीती रही सबके लिए खुद को नहीं जिया था, अब तो बोलो 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 जस्ट बोलो, अब तो बोलो 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 जस्ट बोलो। Wow, this is so beautiful. I mean, you sing so beautifully. थैंक यू थैंक यू। मतलब सुन के किसी को भी मजा आ जाए। एक्चुअली सारे गाने जितने भी हैं हम लोगों के, वो सारे बहुत ही पैपी सॉन्ग्स है, उसमें रैप सॉन्ग्स है, हमने आज की जनरेशन को देख करके ही गाने लिखे और बनाए। उसमें ये नहीं है कि हम कुछ उनको पुराना या ऐसा कुछ सुना रहे हैं, पर उसमें हर गाने में कोई ना कोई मैसेज है। अच्छा, सिर्फ लड़कियों महिलाओं की बात नहीं है, हम लोगों ने, हमें पानी वेस्ट हो रहा है, पानी बचाना है, वाटर हार्वेस्टिंग के लिए गवर्नमेंट काम कर रही है, बट लोगों में जागरूकता हो इसके लिए, क्योंकि आने वाले समय में आप, अभी लोग कह रहे हैं 1 लाख सोना पहुंच गया है, इतना पहुंच गया है, बट जो पानी जिससे जीवन बचेगा, आने वाली पीढ़ी के पास पानी नहीं होगा ना, तो वो सोना का या चांदी का कुछ नहीं कर पाएंगे। That's true. I was अभी वो एक मूवी आई हुई थी कल की, हाँ हाँ, अगर देखिए उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि चारों तरफ सिर्फ धूल ही धूल है, हाँ? और कहीं और पानी नहीं। ये भी समय दूर नहीं है, बिल्कुल ये नहीं समय है। जो है अब भी बहुत, मेरे ख्याल से 20-25 वर्षों में आप बहुत बड़ा एक बदलाव देखेंगे, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इतने सारी वॉर्स छिड़ी हुई हैं, That's true, that's तो ये true. पानी एक बहुत बड़ा जो है वो। और अभी आप देखिए ना, जैसे ही समर्स आते हैं, हाँ हाँ, हर बड़ी सिटीज में, हर छोटी बड़ी सिटीज में टैंकर्स आने चालू हो जाते हैं, हाँ, पीने का पानी नहीं है, ये नहीं है, और जबकि ईश्वर आपको इतना पानी दे रहा है, Yes, अगर आप उसको सेव कर ले, बचा ले, तो हम लोग का एक सॉन्ग है इसमें, स्वच्छ पानी बन जाए ना कहानी, जागो बचाओ पानी, सुनो सुनो रे जागो जागो रे, कमर कस के ये बात अब ठानी, चलो बचाए पानी, हे पीढ़ियां तो दे गई, ये पीढ़ियां क्या देंगी अब, ना नदी तालाब अब जो है भी क्या है साफ सब, आने वाली पीढ़ियों को देंगे क्या हिसाब सब, सुनो सुनो रे जागो जागो रे, कमर कस के ये बात अब ठानी, चलो बचाए पानी। वाओ 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 वाओ, थैंक यू सो मच। मुझे फ्री का कॉन्सर्ट मिल रहा है, सो ब्लेस्ड, सो ये सॉन्ग जो है, मतलब लोग सुनेंगे उनको मजा आता है, मजा आता है, दे कैन वाइब ऑन दिस। बट हमें आदत है एक्चुअली, पता है, हमें आदत कुछ नया सुनने की है नहीं, हमें रिपीटेटिव चीज़ों को एक अलग अलग ढंग से देने की आदत है। That's true. क्योंकि क्या है, बॉलीवुड या कहीं का भी सॉन्ग होता है ना, आप पे बार बार आपको दिखाया जा रहा होता है, तो इसलिए आपको सुनने की आदत हो जाती है उसकी। टॉप ऑफ दैट, वो जो लिरिक्स है ना, हाँ जी, वो कोई मीनिंगफुल लिरिक्स नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और आजकल तो बिल्कुल भी नहीं होती है। एक पुराने जमाने के हम गाने सुनते थे तो वो समझ में आता था, मैंने कहा ना, इसीलिए वो याद रह जाते थे आपको। यस यस यस, कि कुछ मीनिंग है उन गानों का, एंड एक्चुअली राइटर्स ने मेहनत करी है उन गानों पे। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे तो वो बहुत पर्सनल गाने हो रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, सोसाइटी पर कोई इम्पैक्ट एक्चुअली नहीं अब गानों में भी वो इज्जत रह नहीं गई है। हाँ। पहले हम किसी को प्रपोज भी करते थे तो कितना, मतलब उसमें लगता था कि एक इमोशन है भी, है ना, वो अब लगता है बहुत ही खुले, जैसे कि लगता है कि बस अब पता नहीं क्या होने वाला है, अब वो प्रपोज से ऊपर हम सीधे सीधे वहीं का ही हम सोचने लगते हैं। एक्सेप्टेंस हम पहले मान लेते हैं कि तो एक्सेप्ट होगा। अभी भी जैसे हम कॉलेज के दिनों की बात करते हैं, तो जब फेयरवेल की बात आती है तो वही गाना याद आता है, पुरानी जीन्स और गिटार, मोहल्ले की वो छत। और इसके अलावा जैसे प्यार की बात करते हैं कॉलेज के, तो पहला नशा ही गाना है दिमाग में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जो गाने हैं, मुझे लगता है कि जो नया यंग लॉट जो अपना है, यंगस्टर्स हैं, वो अपना खुद का क्रिएट करे। That's true. हम सिर्फ वही कि हमने कवर गा लिया, हमने गिटार पे कवर बना लिया, हमने वायलिन पे कवर बना लिया, हमने कुछ सिर्फ कवर्स। टॉप ऑफ दैट मुझे ऐसा लगता है, जो रील वाला सिस्टम चला है ना आजकल, कोई भी नया गाना आया, आपको लिपसिंग करके डालना है, आपको डांस करके डालना है, वो इजी लग रहा है लोगों को। एक्चुअली जो चीज़ें आज आपको इजी लग रही हैं, वो आपको डम बना रही हैं। आगे आने वाले टाइम में आपको लगेगा कि हमें कुछ आता ही नहीं है, क्योंकि वो आपके स्किल्स छीन लेंगे। आपको बोलेगा कि आप AI को एक कमांड दे दो और वो बना देगा आपके लिए रील भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो और वो जिस दिन बंद होगी चीज़ें, आपको लगेगा कि आप बिल्कुल ज़ीरो हैं, आपके अंदर कुछ भी नहीं है, कोई क्रिएटिविटी नहीं है, आपका खुद का कोई एफर्ट नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है, मुझे लगता है कि एक हाई टाइम है, लोगों को समझ जाना चाहिए
और कितना समझेंगे ये तो मुझे नहीं पता, बट मेरी अपील है, मैं अपने बच्चे से भी यही बोलती हूँ कि आप जितने ओरिजिनल रहें, है ना, इतने पुराने रूट से जब भी जुड़े रहेंगे ना, तो आगे फ्यूचर में कोई आपको हिला नहीं पाएगा। जिसके रूट्स स्ट्रॉन्ग है ना, उसको कोई भी, कितनी भी तेज हवा आए, कि कुछ भी हो जाए, कोई भी बड़ा चेंज आएगा, वो आपको बदल नहीं सकता, क्योंकि आपके बेसिक्स बहुत क्लियर हैं। एग्जैक्टली, आपको पता है कि किसके साथ कैसा बिहेव करना है। मुझे लगता है आज की जनरेशन, जितने आसपास लोगों से देखती हूँ, मिलती हूँ, उनके साथ प्रॉब्लम ही यही है। उनको ये पता ही नहीं है कि किसके साथ कैसा बिहेव करना है। दे आर एक्चुअली वर्किंग ऑन दिस माइंडसेट ओनली, एवरीथिंग इज इक्वल, एवरीथिंग इज इक्वल। अभी इक्वालिटी का मतलब ही चेंज हो गया है। देखिए, अगर आपका जो हम लोग में लगाते हैं ना, प्लस माइनस नहीं हो, तो इलेक्ट्रिसिटी भी वैसे, आपके सेल भी वैसे काम नहीं करते हैं। तो हर चीज़ अगर प्लस हो जाएगी तो उसके अपने मतलब उसके नुकसान हैं। तो इतना तो मुझे लगता है कि इतनी अवेयर है आज की हमारी जनरेशन भी, लेकिन उस जनरेशन को कितना एक्सपोजर देना है चीज़ों का। आज के टाइम में सबके पास मोबाइल है, उसको लगता है कि किसी की ज़रूरत है नहीं आपको। सब कुछ गूगल पर है, सब कुछ AI है। मेरे फादर की जब भी 2 साल पहले वो नहीं रहे, बट उन्हें ऑल ऑफ अ सडन जब वो हॉस्पिटलाइज हुए तो उनको ब्लड की रिक्वायरमेंट थी, और वो तो सोशल मीडिया पे नहीं है, पर आप सोचिए, हालांकि वो मतलब हम उन्हें बचा नहीं पाए, लेकिन उस वक्त 18 यूनिट खून कहाँ से लोगों से इकट्ठा हो गया, सिर्फ एक मैसेज। क्योंकि मैं भी नहीं एफर्ट की जा के नहीं डाल पा रही थी, सिर्फ मेरे एक मैसेज पे ही जो है मेरे कुछ दोस्तों ने इतना मिल करके, तो ये आप तो फिजिकल अपने एफर्ट नहीं डालोगे ना, वो रिलेशन नहीं होंगे आपके। बिल्कुल। आप आज फेसबुक पे, आप अगर सिर्फ फेसबुक या किसी भी सोशल मीडिया पे है, आप वहाँ पे रिक्वायरमेंट डाल दीजिए कि आज आपको इस चीज़ की ज़रूरत है, एक आदमी आपके लिए नहीं खड़ा होगा। That's true. नहीं खड़े जब तक आपने किसी के संग अपना ऐसा बॉन्ड नहीं बनाया होगा। और बहुत लिमिटेड लोग ही होते हैं जिनके साथ आपका बॉन्ड होता है। एग्जैक्टली। मतलब, और वो आप देखिए क्या है, हर चीज़ गिव एंड टेक है। That's true. अगर बारिश हो रही है तो उसने ऊपर से, यहाँ से समुद्र से पानी लिया है, तो जो चीज़ ली है उसने आपको और फिल्टर करके वापस कर दी है। तो आप जो दे रहे हो आज आप टाइम मोबाइल को दे रहे हो, कल मोबाइल आपका सब कुछ ले लेगा। That's true. तो आपको अवेयर होना है। आप कितना टाइम, आपको वो बुरा नहीं है, लेकिन आपको कितना समय उसे देना है, वो इम्पोर्टेंट है। आप उस पर कितना इम्पोर्टेंट काम कर रहे हो, वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आज तो सोशल मीडिया पे सब कुछ चल रहा है, सब कुछ एवरीथिंग इज अवेलेबल, एवरीथिंग इज अवेलेबल, एंड पीपल आर लाइक कि जैसे हम लिटरेचर की भी बात करते हैं, जैसे अभी कविशाला के जो फाउंडर हैं उनसे बात हुई, तो उनका वही है कि लोगों के लिए ना 2 लाइन साहित्य हो गया है। आगे पीछे कुछ नहीं पता है, किसकी लाइन है, क्या है, यहाँ से कॉपी की वहाँ पेस्ट मारी, ये चल रहा है। लोगों को अधूरा ज्ञान है, लोगों को पता ही नहीं है। नहीं, जैसे कि पहले हमारे जो जिन भी गुरु जी से हमने सीखा बचपन में, वो ये बताते थे कि पहले के जो, इससे भी पहले के जो गुरु जी लोग थे, बेटा वो सा ना कम से कम 7-8 साल बच्चे को सिर्फ सा सिखाते थे। बच्चा टुक, अगर वो टिक गया वो बच्चा, तब तो ठीक है, वरना उसको भगा देते थे। लेकिन हमारे भी जो गुरु लोग थे वो बहुत ही, मतलब वो लोग भी बहुत पेशेंस चेक करते थे। अगर 6 बजे बुलाया है, 6:05 हो गए तो भगा देते थे। आप जितने भी चाहे 50 किलोमीटर से आइए, वो बोल देते थे आप घर जाइए। तो पंक्चुअलिटी, टाइम का डिसिप्लिन, गुरु के प्रति सम्मान, वो सारी चीज़ें जो आपके कल्चर में है, आपके, अगर मैं क्लासिकल सीख रही हूँ, जो चीज़ वहाँ मिलेगी मुझे, हो सकता है वो किसी और संस्था वो मुझे ना दे। बिल्कुल। वहाँ पे आप कहते हैं कि आप उनको, बड़ों को आप नाम से बुलाइए, वहाँ का कॉर्पोरेट कल्चर ये है। मुझे तो वो भी नहीं समझ में आता है कि फिर आप सम्मान किसको देंगे, जो आपसे सीनियर है, आप उसको कैसे, अपना ग्रैटिट्यूड कैसे देंगे, आप कैसे उसको बताएंगे कि आप मुझसे बड़े हैं, मैं आपसे सीख रहा हूँ, तुम भी सैम हो और मैं भी ये हूँ। तो फिर तो वो जो 50 साल का आदमी भी वही है, 20 साल का लड़का भी वही है। तो ये कल्चर हो सकता है बहुत इन हो, मैं थोड़ी आउटडेटेड हूँ, लेकिन मुझे ये कल्चर बहुत कम पसंद आता है। बट इट इज़ देयर। मैं तो अपने घर में, छोटे बच्चे हैं मेरे यहाँ, काफ़ी कजिन्स हैं, तो मैं देखती हूँ ग्रेटिट्यूड नहीं है चीज़ों को लेके। अब वो ऐसे भी हो सकता है कि आप जिस वातावरण में रह रहे हैं, जिस जगह रह रहे हैं, वातावरण से इम्पोर्टेंट क्या हो गया है, जिस हिसाब से रह रहे हैं, जो चीज़ है। तो जैसे आपने बात करी, मतलब आपने बहुत सारे गाने लिखे हैं महिलाओं पर, सोशल इश्यूज पर, क्या क्या चल रहा है लाइफ में। हाँ जी। पुरुषों पर भी गाने लिखे हैं या नहीं? कभी कभी कुछ लिखने का सोचा है?
अगर हम पुरुषों इक्वालिटी पे- पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो। हाँ, पुरुषों पे जैसे मुझे एक हम परफॉर्म कर रहे थे कहीं पे, जी। तो वहाँ पे मुझे बोला कि हम चाहते हैं कि अ, इस तरीके के बैंड्स की आवश्यकता ही समाज में ना पड़े कि जहाँ पे महिलाओं के लिए ऐसा कुछ करके। ओह। मैंने कहा कि आपके पास जो अगर समाज में या कहीं पे भी एक महिला विभाग बनाया जाए, बालिका विभाग बनाया जाए, आपने कहीं पे देखा पुरुष विभाग देखा नहीं। है ना? हाँ हाँ। पुरुष विकास विभाग देखा नहीं देखा। तो इसका मतलब जो नीड ऑफ द आवर जो है वो है कि महिलाओं बेटियों पे, क्योंकि पुरुषों के लिए जैसे मुझे सोशल मीडिया पे बहुत से लोग लिखते हैं कि आप पुरुषों पे गाना बनाइए या पुरुषों की आवाज़ उठाइए, तो पुरुषों में इतना दम है कि वो अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। मुझे लगता है कि मेरी बहनों में शायद वो हिम्मत मुझे सिर्फ उनको दिलानी है, बाकी उनको वो खुद इतनी सशक्त हैं कि वो अपने लिए लड़ सकती हैं। बस उनको याद दिलाना है कि छोटो बहन, तुम लेटी मत रहो, तुम बैठी मत रहो, तुम्हें अपनी आवाज़ उठानी है। पुरुष अपनी आवाज़ खुद उठा सकते हैं। मैं कहती हूँ कि आइए ऐसा कोई बैंड बनाइए, आइए कोई अपनी जो भी आवाज़ कहनी है आपको अगर चाहिए कि मैं आपकी आवाज़ उठाऊं तो आप मुझसे बताइए कि आपके ये इशू है। लोग कहते हैं नहीं, पुरुषों को भी छेड़ा जाता है, पुरुषों का भी, उनको भी मॉलेस्ट किया जाता है। क्यों अपनी आवाज़ नहीं उठाते आप कि आपको मॉलेस्ट किया गया? क्योंकि आपको लगता है कि समाज आप पे हंसेगा। आपने अपना ईगो इतना ऊपर रखा हुआ है, आपको लगता है कि आपकी मर्दानगी पे कोई चोट कर देगा, कि मुझे कैसे कोई छेड़ गया, मेरा कैसे रेप हो गया। ये सारी चीज़ें होती हैं सोसाइटी में, उनके साथ भी होता है, लेकिन उनकी आवाज़ उनको उठानी पड़ेगी। मैंने अपनी महिलाओं का बीड़ा लिया हुआ है, अपने साथियों का बीड़ा लिया हुआ है। नहीं, चूंकि बैंड में तो हर तरीके के गाने नहीं, बिल्कुल होने चाहिए। मैं इस चीज़ पे बिल्कुल ध्यान भी रखूंगी। और जहाँ पे भी पढ़ाई लिखाई की बात है, कोई भी इक्वालिटी की बात होती है, वहाँ पे मैं दोनों की ही बात कर रही होती हूँ। ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ बेटियों को पढ़ाओ, बेटा बेटी दोनों को पढ़ाओ। अगर अच्छा खाना बेटे को खिला रहे हो तो उसको भी खिलाओ। हमें लगता था, क्योंकि हम ऐसे परिवेश में रह रहे हैं, कि हमें लगता है कि अब सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम है नहीं। जब हमने स्टार्ट किया था बैंड, तो बड़े ही क्यूट सॉन्ग्स लिखते थे हम, परियों की कहानियाँ लिखते थे। तो मुझे ये सिंड्रेला सिंड्रोम नहीं समझ आता। ओह माय गॉड, आई ऑलवेज टॉक अबाउट दिस कि क्यों है ये सिंड्रेला सिंड्रोम। बट ये क्योंकि पेरेंट्स को ही लगता है ना कि मेरे पास परी है, ये दुर्गा है, काली सफेद है, घोड़े पे हाँ। राजकुमार आएगा लेने। क्यों आएगा राजकुमार? आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली, मैं कॉलेज में आई वाज इन कॉलेज एंड मेरे साथ एक क्लासमेट थी मेरी। मतलब मैं कभी कभी ना अचंभित होती थी कि किसी के सपने ऐसे कैसे हो सकते हैं। कि हमने तो कभी सपने देखे हैं कि हमें तो मीडिया में जाना है, हमने सपने देखे हैं हमें एडवोकेट बनना है या कुछ भी है। उसका सपना था कि हाँ ठीक है, डिग्री आ गई है, इसके बाद घर पे चिल मारना है, 1-2 साल में बढ़िया मम्मी पापा अच्छा खासा अमीर लड़का ले आएंगे, शादी हो जाएगी एंड मैं बस पैम्पर होंगी। आई एम लाइक ब्रो, इसके आगे क्या कुछ तो होगा। नहीं, एक्चुअली ये भी, और आज के टाइम में जैसे बहुत सी महिलाएं, हम जैसी महिलाएं जी बहुत तलवार निकाल कर उन्होंने बहुत काम किया। उनको भी लगता है कि यार हम लोग काम कर रहे हैं, हमको मिल क्या रहा है। हमने कहा कि यार मुझे तो मिल रहा है, मेरा सेटिस्फेक्शन जो है वो मुझे मिल रहा है, बाकी तुम्हें क्या मिल रहा है मुझे नहीं पता। तो उनको लगता है कि नहीं यार, अच्छा खासा घर में रहते, बच्चे पालते, सब सारी चीज़ें, बड़ी बड़ी तनख्वाह वाला पति लेते और ऐसा कुछ करके लाइफ को। मुझे लगता है अगर आपकी लाइफ में कोई आपका एजेंडा नहीं है, आपकी लाइफ में कोई जीने का मकसद नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा सोचती हूँ कि मुझे ये मानव तन एक बार मिला है, अब आगे अगले जन्म में मुझे क्या बनना पड़ेगा नहीं पता। तो मुझे लगता है कि मैं अपने हिसाब से जो कुछ अच्छा कर सकती हूँ, मुझे लोग कौन याद रखेगा कौन नहीं रखेगा, मेरे लिए कौन रोएगा मुझे नहीं पता, लेकिन आज मैं ज़िंदा हूँ तो मैं रोज़ एक ऐसा कोई काम करूँ जिससे मुझे शांति मिले कि हाँ, मैंने समाज के लिए किया, ये मैंने सोसाइटी के लिए किया। वरना अपना परिवार, अपना घर, अपने लोगों को हर कोई फीड कर लेता है, हर कोई देख लेता है। मुझे लगता है कि आपकी एक जिम्मेदारी, कुछ परसेंटेज जो है आपको सोसाइटी को कंट्रीब्यूट जरूर करना चाहिए। आप किसी भी फील्ड में हैं, आप अपने पॉडकास्ट के थ्रू ऐसी स्टोरीज डाल सकते हैं, मैं अपने म्यूज़िक के थ्रू सोसाइटी को जागरूक कर सकती हूँ। बिल्कुल। तो हर कोई अपने क्षेत्र से ही थोड़ा सा समय निकाल करके सोसाइटी को दे दे, सोसाइटी चेंज हो जाएगी। अरे इनफैक्ट मतलब मैं अभी कल जब आ रही थी यहाँ पे, रास्ते में एक जगह बरिस्ता और रुके, हमने कॉफ़ी लिया, तो एक छोटा सा लड़का था। हाँ जी।
तो मैं बस उससे बातें करने लग गई, क्या है तू पढ़ता नहीं है, ये नहीं करता है, करता है, कहता नहीं बस, बल्कि ही वाज सो लाइक वेरी वेरी स्कॉलर, राइट, कि 75% अराउंड 10th में आया है, एंड देन ही इज डूइंग 12th फ्रॉम मैथ्स एंड साइंस। आई एम लाइक तुझे करना क्या है आगे? कहता है कुछ नहीं, देखेंगे क्या होता है। मैंने बेटा कुछ तो सोचा होगा ना क्या करना है? कहता कि एक मैकेनिक की दुकान खोल लूंगा और क्या करूंगा। मैंने कहा बेटा थोड़ा पढ़ो आगे, सपने बढ़ाओ आगे। मैकेनिक की दुकान खोलना, बिजनेस करना, बिल्कुल करना, लेकिन ग्रेजुएट होने के बाद कुछ सोचो आगे क्या करना। एक्चुअली सोशल मीडिया ने ये भी दे दिया है लोगों को कि कुछ नहीं करेंगे तो रील बनाएंगे, है ना, exactly. गाना गाएंगे, उस पर लिपसिंग करेंगे, कोई ऐसा कंटेंट उठा लेंगे, रोज कुछ भी डाल दिए, हर चीज सोशल मीडिया पे वायरल हो जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है काम से ज्यादा बेकाम की चीजें ज्यादा वायरल हो रही हैं। वो वायरल भी हो जाती हैं, और वो कौन देखता है उसको, कौन वायरल करता है, मुझे तो उस आदमी को देखना है। Honestly, I am literally like कि ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, वो अपने डेली लाइफ चैनल पे डाल रहे हैं, एंड उनके मिलियंस सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, एंड व्हाट नॉट, दे आर लिविंग लिटरली ग्रैंड लग्जरियस लाइफ। नहीं तो आप सोचिए कि कितना बड़ा स्कैम है ये एक तरीके का। It is कि आपको फिर लगता है कि अच्छा कि मैं भी ये दिखाऊं तो फिर शायद ये मैं भी ऐसे लोग देख रहे हैं। My point is this, मुझे लगता है कि ये पूरे स्कैम है। लोग उनके व्लॉग्स नहीं देखते हैं लोग। एक्चुअली हमें दिखाया जा रहा है, ये हमें दिखाया, मैंने ढूंढा नहीं कि मुझे ये ऐसे वीडियो दिखाइए, बट वो अब आ रहे हैं, और उसके बाद ऐसे आपने कुछ सेकंड्स आप रुके, अब आपको वही वीडियोस, उसी तरीके की वीडियोस आप पे इम्पोज कर दिए जाएंगे, अब आप देखते रहिए। बिल्कुल। तो मुझे लगता है चीज़ें हम लेने से ज़्यादा चीज़ें परोसी जा रही हैं, तो परोसना ठीक करना है, अच्छी चीज़ों को खूब शेयर करिए। मैं तो जितनी भी अच्छी स्टोरीज होती हूँ अपने सोशल मीडिया के स्टेटस पे लगाती हूँ, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाती हूँ, ताकि लोग अच्छा देखें, उनको अच्छा देखने की आदत हो जाए, वो ढूंढे अच्छी चीज़ें, वरना वो सड़ा हुआ कंटेंट या ऐसी बेकार सी चीज़ें वो आपको परोस दी जाएंगी। मैं बताती हूँ आपको, मैं फोटो डालती हूँ, मैं कहीं घूमने गई हूँ, मैं एक फोटो डाल ली, मैंने मेरे हस्बैंड के साथ फोटो डाल दी, बहुत लाइक्स आएंगे, बहुत लोग कमेंट करेंगे, और अगर वही मैंने कोई एक थॉट, एक कोट सोच के लिख के डाल दिया, उस पर बहुत कम होगा चीज़ों, कोई दिखता भी नहीं है। अब जैसे मैंने अभी एक इंटरेस्ट नहीं है उसमें, बहुत रिसेंटली एक लिखा हुआ था कि स्वार्थ की परिभाषा तब तक समझ नहीं आती जब तक आपके साथ स्वयं कोई स्वार्थ नहीं कर रहा होता है। बिल्कुल। अब लोगों को वो चीज़ नहीं समझ में आई है, बट दैट इज वेरी रिलेटेबल, एंड बट लोग फिर आपके रिश्तों में चले जाते हैं, कुछ ऐसा पर्सनल हुआ होगा, अभी दिस इज वेरी रैंडम थिंग। लोग इस बैंड के लिए भी ये सोचते हैं कि आपके संग ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ होगा, इसलिए आपको जो है आपने पुरुषों के खिलाफ ये ऐसा बैंड शुरू किया है। तो मैं हर अपने परफॉर्मेंस में पहले यही क्लियर करती हूँ कि ये बैंड, मेरी जिंदगी बैंड पुरुषों के विरुद्ध नहीं है, ये बैंड महिलाओं की आवाज उठा रहा है, महिलाओं के लिए है, विरुद्ध होने से ज्यादा। और ये अगर अपनी आवाज उठाना किसी के विरुद्ध होना है तो मैंने कहा ये भी सही, आप जैसा आपको एक्सेप्ट हो। तो जैसे एक सॉन्ग था, जैसे क्या होता है कि लोग आपके संग आते हैं जी, लेकिन जैसे आपकी सक्सेस देखते हैं ना, वो आपसे दूर चले जाते हैं। आपके दुख में साथ रहने में उनको मजा आता है, बट आपकी खुशी में बहुत कम लोग आपके साथ होते हैं। ये मेरा ऐसा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। सो ट्रू। तो एक सॉन्ग था हमारा, छोड़ कर जाना आदा है तो जा, खुद से मिल जाना सजा है तो जा। इसका एक स्टैंजा है जो मुझे बहुत पसंद है। जिस्म मर जाएंगे, जिस्म मर जाएंगे, सब रोएंगे फिर भूलेंगे, एक दिन आप और मैं होंगे नहीं इस दुनिया में, लोग रोएंगे थोड़ी देर के लिए। जिस्म मर जाएंगे, सब रोएंगे फिर भूलेंगे, जो आज की जिंदगी है, रूह से मिलके मजा ले तो जा, छोड़ के जाना अदा है तो जा। लाइफ में आप जब जितना सक्सेस पाते रहेंगे, बहुत से लोग आपको छोड़ के जाते रहेंगे। आपको अपने रूह के संग जिंदा रहना है, जो आपको मज़ा दे, जो आपको आनंद दे अपने काम में, आप बस उसको एंजॉय करते हुए अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। एक ना एक दिन आप उस चीज़ को अचीव कर लेंगे जिसके लिए आपने सोचा है, कभी आपने उसको मैनिफेस्ट किया हो चाहे नहीं किया हो।
आप बस उस पाथ पे चलते रहिए एंड आपको सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, हम महिलाओं के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ जी। लेकिन आजकल रिसेंटली बहुत महिलाओं के केसेस आ रहे हैं और ऐसे मीम्स आते हैं कि पुरुष समाज डरा हुआ है, पुरुष समाज भयभीत है, पुरुष समाज अब तो अरेंज मैरिज, लव मैरिज कुछ भी करने से डर रहा है। ये क्या चल रहा है? इस पे मैं क्या कहूँ, एक्चुअली मैं भी इस चीज़ से व्यथित हूँ कि पुरुषों के संग ऐसा हो रहा है। मैं ये आंकड़े बहुत सारे सोशल मीडिया पे बहुत ही फ्लोट हो रहे हैं कि 50,000 महिलाएं मरी तो किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। बिल्कुल, 5 आपने ऐसे केसेस देखे और हंगामा मच गया, क्योंकि हमने उन महिलाओं की मौतों को इतना एक्सेप्ट हो चुका है कि अरे ये तो होता रहता है, अरे उसको जला दिया जाता है, तो एक्सेप्टेड है। ये चीज़ें एक्सेप्टेड नहीं थी कि कैसे काट के ये कर दिया गया, ऐसे मार दिया गया, या ये ब्रूटल। तो क्या है, ये चीज़ें, जो चीज़ें आप सोसाइटी में थ्रो करते हैं ना, वो एनवायरनमेंट में रह जाती है। आपने कभी किसी के साथ ये किया हुआ है, घूम करके आपकी किसी न किसी पीढ़ी में ये चीज़ झेली जाएगी। तो इसमें हम दोनों की ही गलती है, स्त्री पुरुष दोनों की गलती है। हम दोनों को ही समझदार होना पड़ेगा, एक दूसरे के प्रति इमोशनल होना पड़ेगा, एक दूसरे की इज्जत करनी पड़ेगी, तब जाकर के सोसाइटी में ये बदलाव आएंगे। हमने क्या किया, महिलाओं को एक प्रोडक्ट की तरह ही सोसाइटी में उसको मतलब यूज एग्जीबिशन किया उसको, हमेशा वही किया है कि तो एक हमारा सॉन्ग था हमने फोक फ्यूजन बनाया था इस पे। अच्छी भली लड़की को प्रोडक्ट बना दिया, हो मर्दों की शेविंग क्रीम, हेयर जेल, जूता हो या बार, बेचेगी ये सब लड़की, देखो ये है आविष्कार। अच्छी भली लड़की को प्रोडक्ट बना दिया। मर्दों का कोई भी सामान है, आपको देखेंगे आप उसको सिर्फ महिलाएं बेच रही हैं, उसकी यूटिलिटी भी महिलाएं बताती हैं कि ये आप ऐसे यूज़ करोगे तो ये होगा। मुझे लगता है पुरुष ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकते हैं चीज़ों को, लेकिन हमने महिलाओं को एक एज अ प्रोडक्ट बताया, उनको हमने उनके डीएनए को धीरे धीरे कमज़ोर कर दिया। हमने रानी लक्ष्मीबाई की स्टोरीज़ को कहीं पे सिर्फ किताबों में, एनसीईआरटी किताबों में डाल दिया। हमने उन पे इतना उनको प्रोजेक्ट ही नहीं किया। हमने क्या किया, सिर्फ ग्लैमर को, अश्लीलता को ऐसे परोसा कि आपको लगा कि आपकी एक डेली एक लाइफ की एक नीड बन गई वो चीज़ें। उसके बिना आपको लगता है कि जीवन हो नहीं सकता है, आपको सोसाइटी में कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर आप ऐसे कपड़े नहीं पहनोगे तो आपको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो आज के टाइम में क्या है ना, लोग आपके माइंडसेट से ज़्यादा आपके अटायर, आपका जो हो सकता है वो फेक हो, आपकी फेक लाइफ को लोग जो है बहुत एक्सेप्ट करने लगे। सो अभी तो आप पूरे देश में, विदेशों में जाकर कर रहे हैं, बहुत अच्छे इवेंट्स कर रहे हैं। रिसेंटली भी आप कश्मीर गए थे। हाँ जी। कैसा एक्सपीरियंस था? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, क्योंकि वहाँ पे जो इवेंट था वो शी द हीरो, मतलब एक हीरो हर एक महिला के अंदर है। तो उस विमेन एम्पावरमेंट को लेकर के वो पूरा का पूरा प्रोग्राम था। तो कश्मीर को हम सोचते कि बहुत पीछे रह गया है, बट कश्मीर सच में आगे निकल आया है। वहाँ की महिलाएं आगे बढ़ चढ़ के काम कर रही हैं और मेन स्ट्रीम में काम कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि हम सोचते हैं कि भी वो बस घर के कामों में या बहुत बहुत छोटे से लेवल पे थोड़ा ही आगे बढ़ी होंगी। अब्रॉड में जाके वो पढ़ाई कर रही हैं और मतलब मैंने तो वहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेरा इलाज हुआ था और बहुत ही नीट एंड क्लीन, बहुत ही अच्छा। मतलब मेरी एयरपोर्ट पे मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, उसके बाद मैंने वहाँ का गवर्नमेंट हॉस्पिटल, कश्मीर का गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गई और वहाँ पे लेडी डॉक्टर्स जो थी उनको देख के मुझे खुशी हो रही थी कि यहाँ पे लेडी डॉक्टर्स हैं और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट। और मतलब विद इन अ डे मुझे जो है उन्होंने फ्री कर दिया और नेक्स्ट डे मेरी परफॉर्मेंस थी। परफॉर्मेंस में भी मतलब वहाँ पे जितनी महिलाओं को देख करके, मोस्टली NGOs बहुत सारी थी और मतलब वो उन सब ने इतना इन्वॉल्व होकर के उस पूरे इस इवेंट को, मतलब अगर हमने वहाँ पे 100% दिया तो उसको 200% वहाँ की महिलाओं ने बना दिया। तो वो मतलब जो ऊर्जा उन सब की थी वो बहुत पॉजिटिव थी। किस जगह एग्जैक्टली आपने क्या किया? कश्मीर के अभी आपने जैसे वो केस सुना होगा अभी पहलगाम, और उसके बस पास में ही था वहाँ पे वो पूरा का पूरा वो इवेंट। एग्जैक्ट मुझे वो उस प्लेस का नाम अभी ध्यान नहीं आ रहा है, बट वो मतलब आप तो किसी भी कोने में आप कश्मीर के खड़े हो जाएंगे, आपको कश्मीर की खूबसूरती वहीं से दिखने लगती है।
बट वही है, जो भी उसका इतिहास रहा है या जो भी करंट उसमें सिनेरियो में है इस वक्त, जो भी हम न्यूज़ में सुनते हैं, बट कश्मीर में आप जब जाते हैं कश्मीर बहुत अलग हो जाता है। पर्यटन के मामले में कश्मीर बहुत आगे निकल आया, तो वहाँ पे लोगों के लिए क्या संसाधन इकट्ठा होने लगे, लोगों को पैसा दिखने लगा, लोग काम में व्यस्त हो गए, लोगों को और अपॉर्चुनिटीज़ दिखने लगी, आपको बहुत छोटे छोटे रिजॉर्ट्स दिखने लगेंगे, तो शायद बहुत पहले नहीं थे। पर मेनली ना लोगों की जो ओपिनियन, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस होते हैं ना, हाँ वो जी। वहाँ के लोगों के एक्सपेक्टेशंस को लेकर होते हैं। हाँ। जब आप वहाँ पर मिले, महिलाओं से मिले, विन किया, तो क्या लगा आपको कि व्हाट दे वांट एग्जैक्टली? एक्चुअली जब हमें इंडियन आर्मी ने फर्स्ट टाइम बुलाया था, तो उस वक्त सोशल मीडिया पे उनसे मेरा कांटेक्ट हुआ जी। तो उन्होंने मेरा हिस्ट्री टीवी 18 पे इंटरव्यू देखा था। तो उनको लगा कि अच्छा, ये क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा भी ये है कि महिलाओं पुरुषों में इतना नहीं इन्वॉल्वमेंट है इतना, तो था कि इन महिलाओं तक अगर स्वच्छता की बात पहुँचानी है या मतलब विमेन एम्पावरमेंट की बात करनी है, एजुकेशन की बात करनी है, तो कुछ महिलाएं अगर आएँ और वो बात करें तो ये कन्वे करना ईजी होगा। तो इंडियन आर्मी का ये बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव था, उन्होंने हमें इनवाइट किया वहाँ पे, और चेंजेस मतलब बहुत तेज़ी में तो नहीं है, बट चेंजेस आ रहे हैं। वहाँ की बच्चियाँ जो है वो जो छोटी छोटी, उनके अंदर उनको खुद, हमने जब उनसे पूछा कि आप क्या फ्यूचर में बनना चाहते, तो कितने लोगों ने बोला, कितनी गर्ल्स ने बोला कि हमने तो वहाँ पे लोगों को मतलब एनसीसी की ड्रेसेस में देखा, और जो हमें स्कॉट कर रही थी लड़कियाँ, तो वो मतलब हमारे लिए बहुत, मतलब वो गूज़बम्स थे उस वक्त की, क्योंकि वहाँ पे ना बहुत, जहाँ पे मच्छल में हमने जहाँ जेड गली में जहाँ परफॉर्म किया था, वो बहुत कम रिहायशी इलाका इतना नहीं है, मतलब बहुत छोटा एरिया था वो, तो वहाँ के लोगों के साथ बैठना, उनके साथ परफॉर्म करना उनके लिए हमारे लिए गर्व का विषय था। उन्होंने जब हमसे बोला कि कुछ महिलाएं आपसे पीछे छूट गई हैं, आपको लगता है कि आपको उनको साथ लेके चलना चाहिए, तो मुझे लगा कि हमसे कौन सी महिलाएं, आज के टाइम में कौन सी महिलाएं पीछे छूट गई हैं। वहाँ पे बहुत सारी भी प्रॉब्लम्स इस तरीके की है कि इलेक्ट्रिसिटी इतनी प्रॉपर अभी वहाँ पे पहुँच नहीं है, बिल्कुल, बट इंडियन आर्मी इतना कमाल का काम कर रही है, वहाँ के यूथ के लिए इतना अच्छा काम कर रही है। हमने इतने ऊंचे पे अच्छा एक स्टेडियम जब जाके देखा वहाँ, जो आर्मी ने खुद बनाया है वहाँ पे, तो मतलब वो इन्वॉल्व कर रहे हैं बच्चों को ताकि वो किसी भी गलत दिशा में नहीं जाएं, तो वो प्रयास बहुत ही सकारात्मक है और एक अच्छा चेंज कश्मीर के लिए होगा। हम पूरे देश की तो बात करते ही हैं, लेकिन जो उस परेशानी को झेल रहे होते हैं उनके लिए सॉल्यूशंस, उनके लिए वो मेन होते हैं कि उनको कुछ कहीं मदद मिले, कोई राह दिखाए। तो भारतीय सेना बहुत काम कर रही है, बहुत पॉजिटिव काम कर रही है। इंटरेस्टिंग। मतलब हम तो अभी ऐसे हो गया है, क्योंकि चलिए कुछ सालों से ऐसा हो गया है कि जम्मू कश्मीर जाना थोड़ा आसान हो गया है। हाँ जी, हाँ उससे जी। पहले तो सोचते थे कश्मीर जाएंगे, हाँ, कश्मीर में शूटिंग होती थी, तो अभी ये चीज़ सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, बदलाव है वहाँ पे, और लोगों ने एक्चुअली, देखिए बदलाव मैं कोशिश करूँ या आप करें, उससे नहीं आते। जब तक जिसको चेंज होना है तब तक वो कोशिश नहीं करता। तो कश्मीर ने कोशिश शुरू करी है अपने बदलाव की, वो बहुत पॉजिटिव है, इसीलिए गवर्नमेंट इतना वहाँ पे काम कर पा रही है, क्योंकि वहाँ के लोगों को चेंज चाहिए। तो मेरे ख्याल से चेंजेस आएंगे और पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। सो आपके अभी तक के जितने भी, आपने बोला 600 अराउंड आप इवेंट्स कर चुके हैं, सबसे बेस्ट इवेंट कौन सा रहा है एज एन आर्टिस्ट, जिसमें आपको लगा हो कि यार पूरी वसूली हो गई सारी मेहनत की? हम लोगों ने एक बार डीयू में परफॉर्म किया था, मतलब डीयू से एफिलिएटेड एक कॉलेज था, वहाँ पे परफॉर्म किया था। हाँ जी। दैट टाइम वी वर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे बहुत मतलब बहुत हिप हॉप टाइप के बच्चे होंगे, सब सारे जो चीज़ें होंगी, पता नहीं वो हमारे सॉन्ग को एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। बट वहाँ जो हमें मतलब ऊर्जा मिली यंगस्टर्स के बीच में, जब हमने रैप्स गाए और सारी जो चीज़ें गाई, उन्होंने मतलब मतलब मोबाइल जला के उन्होंने सब अपना एक एक्सेप्टेंस दिया वहाँ पे। तो हमें लगा कि ये हमें एक्सेप्ट कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने बाड़मेर में परफॉर्म किया था, राजस्थान में। जी। तो वहाँ पे बहुत सी महिलाओं ने हमें घूंघट में बैठ के सुना। एक बड़ा चेंज के लिए जो है वो एक प्रयास कर रहे हैं वो, और वो बहुत अच्छे अच्छे जगहों पे, मतलब बहुत ही रिप्यूटेड प्लेसेस पे वो है वहाँ, बट उन्होंने अपने कल्चर में, उनको लगता है कि नहीं ये हमारा एक रिवाज है,
तो मुझे लगता है कि वो भी ठीक है। हाँ। अगर वो उसके साथ भी आगे बढ़ रही है तो वो कहीं से गलत नहीं है। बिल्कुल। वो सोसाइटी में आगे निकल रही है और बहुत आगे निकल चुकी है। अगर स्पेसिफिकली कंफर्टेबल होके कर रहे हैं बिल्कुल तो वो अगर अपने रूट्स को लेके चलना चाहती हैं और वो चांद पे पहुंचना चाहती हैं, तो मुझे लगता है कि ये जर्नी उनको ऐसे ही तय करनी चाहिए, ताकि वो वहां पे जाके, जब हम साड़ी में परफॉर्म करते हैं, हमसे कोई कहता है आपको साड़ी में बैंड आपको अजीब नहीं लगता, मैंने कहा आपको क्यों अजीब लगता है, ये बैंड क्यों नहीं साड़ी में हो सकता है। हमने कहा कि आप चाउमीन जैसा चाइना में बनता होगा वहाँ पे बनता है, हमने कहा वैसे चाउमीन खा पाएंगे आप इसको अपने फ्लेवर की बनाते हैं ना, अपने मसाले डाल करके, वरना वो उबली उबली आप चाउमीन खा भी नहीं सकते। तो वैसे ही है, हमें सोसाइटी के हिसाब से चीज़ों को पहुंचाना है, बट अपने रूट्स को नहीं छोड़ना है। इसीलिए बैंड साड़ी में परफॉर्म करता है, ताकि एक आखिरी पायदान की महिला को लगे कि अरे ये मेरी जैसी है। तो हम अपनी आइडेंटिटी को ऐसा नहीं बनाना चाहते कि आप हमसे दूर रहिए, आप हमसे अलग हैं या हम आपसे अलग हैं। हम आपके जैसे ही हैं, आपके भीतर ही हैं, आपकी ज़िंदगी है, इसीलिए मेरी ज़िंदगी है। वाओ आई मीन वेरी नाइस। जया जी, कभी ऐसा लगे कि लाइफ में कुछ लास्ट 3 चीज़ें करनी है तो क्या करेंगे? 3 चीज़ें? हाँ। मुझे एक इंडिया को, मतलब एक बहुत सशक्त फेस मैं चाहती हूँ कि पूरा विश्व देखे, और जिसमें स्त्रियाँ भी उसका भाग हो। तो मेरी पहली विश तो यही है कि स्त्री को 33% के उसमें ना बांधा जाए। 50-50। हाँ, 50-50 भी नहीं, मैं कह रही हूँ 60-40 भी करिए। 60 में महिलाओं को दे दीजिए, हमें कोई बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जब देश की बात हो, जैसे आपने देखा था इस बार युद्ध में जो है महिलाएं, उन्होंने कमान संभाली, बिल्कुल है ना। तो ऑपरेशन सिंदूर का जो सिंदूर है वो हमेशा चमकता रहे, वो दमकता रहे। तो मेरे अंदर एक सेना भी है, मेरे अंदर एक देशभक्त भी है। मैं चाहती हूँ कि हर महिला के अंदर, हर स्त्री के अंदर, क्योंकि जब आप देश के प्रति बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं ना, तो आप सोसाइटी के लिए ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। तो एक फेस इंडिया में अब जब आगे बढ़े, जब वो एक कहते हैं ना, अभी तो तीसरी पायदान पे है, जब वो पहली पायदान पे हो, तो स्त्रियां भी उसका जो है एक बहुत, उनका भी योगदान, बहुत मजबूत योगदान हो। सिर्फ कहने के लिए नहीं कि हमको स्त्रियां दिखानी है इसलिए कर दे, वहाँ पे एक मतलब एक स्ट्रॉन्ग पिलर के तौर पे स्त्रियां निकल के आए। और मैं चाहती हूँ कि जो मेरे बैंड के जितने भी मेंबर्स हैं, निहारिका है, इसमें पूर्वी है, सौभाग्या है, सुकांशी है, मेघना है, आयति है, जितने भी बैंड के मेंबर्स हैं, उनकी लाइफ की जो चीज़ें हैं पूरी दुनिया देखे। तो मैं चाहती हूँ मेरे बैंड के ऊपर एक ऐसी स्टोरी हो जिसको देख करके पूरी दुनिया जो है वो अपनी बच्चियों को, क्योंकि इन सभी बच्चियों के जीवन में बहुत स्ट्रगल्स रहे हैं, उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी और सोसाइटी में अपना एक स्थान बनाया। तो वो लोगों के लिए कितना एक मॉरल बूस्ट करने के लिए, मोरल बूस्ट करने के लिए वो एक ऐसी स्टोरी बने। तो एक चीज़ ये है, ये दूसरी हो गई। तीसरी चीज़ मैं चाहती हूँ कि जब मैं इस दुनिया से जाऊँ तो मेरी ज़िंदगी बैंड जो है वो आगे इसकी कमान संभालने के लिए बहुत सारी बच्चियाँ हों। और ये, क्योंकि ये एक विचार है, ये एक थॉट है, ये कोई ऐसा वो नहीं है कोई ऑर्गेनाइजेशन की जिसके बिना वो चीज़ रुक जाए। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी आगे भी चलती रहे, मेरे ना रहने के बाद भी। वेरी नाइस। एंड जैसे वर्ड फेमिनिज्म, हाँ जी, अभी इसको ना बहुत अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है। लोग एज अ सरकास्टिक वे में भी यूज़ करते हैं। कई लड़कियां हैं जो इस वर्ड को बहुत निगेटिवली लेती हैं, एंड कई लड़कियां हैं जिनके लिए वास्तविकता में काम कर रहा है। बट कुछ लोग हैं जो इक्वालिटी के नाम पे भी डंडा कर रहे हैं। तो इसके बारे में क्या होगा? एक्चुअली मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव करती हूँ कि मैं फेमिनिस्ट हूँ, और मैं बहुत ही प्राउड फेमिनिस्ट हूँ। क्योंकि जब तक आप अपने ऊपर गर्व नहीं करते हैं तो आपको वो स्थान मिलता भी नहीं है। और मेरे प्रति सबसे पहली जिम्मेदारी है, और मेरी जिम्मेदारी अगर मैं अपने आप को बेहतर रखती हूँ तो मैं सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ ऐसा कर ज़रूर रही होंगी। मैं बार बार सोसाइटी बोल रही हूँ क्योंकि मैं अपने आप को सोसाइटी से अलग नहीं समझती। मेरी दुनिया सिर्फ मेरा घर, मेरे 4 लोग नहीं हैं। मेरी दुनिया, अगर सिर्फ मैं लखनऊ की बात करूँ तो मेरी दुनिया में ये 21, अगर यूपी की बात करूँ तो मेरे ख्याल से 21-25 करोड़ हैं हम लोग। तो मेरी दुनिया वो भी है, मेरी दुनिया मेरा पूरा देश है।
तो मेरी सबकी जिम्मेदारी है। तो मेरे लिए जो है फेमिनिस्ट का मतलब है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरे लिए फेमिनिस्ट का मतलब है कि हम जैसे ममत्व है ना, वो भी होना चाहिए। हम एज अ लीडर भी आगे आने चाहिए, हम एज अ क्रिएटर भी आगे आने चाहिए। तो मैं तो मोदी जी को भी बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने सच में हमें कहीं ना कहीं एक स्थान दिया है। और बहुत से लोग इस चीज़ को, हर गवर्नमेंट में इफ़ एंड बट सारी चीज़ें होती हैं, कुछ 19-20 हो रहा होता है, बट इस गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी चीज़ें दी हैं महिलाओं को। आपने इसको क्या अवेल किया है, क्या लिया है, ये उस पर डिपेंड करता है। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसी गवर्नमेंट को छोड़ दीजिए, आपकी खुद की क्या है, आप खुद क्या सोसाइटी को देना चाहते हो, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो मेरी ज़िंदगी बैंड अपने इस यात्रा पे निकली हुई है। जो इसका साथ बन जाएगा, जो इसका एक साथी बन जाएगा, वो हमारे लिए एक हमेशा मेमोरेबल रहेगा। आज मैं आज यहाँ पे हूँ, तो मैं आपका धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमारी स्टोरी को आगे पहुँचाया। कितने लोग इसको सुनेंगे, देखेंगे और समझेंगे। No, I'm honestly telling you, you should release your albums, you should release your songs, and they are Actually, going to. we are looking for the sponsors. at least जब भी आप इवेंट्स होस्ट करते हैं, जब भी आप इवेंट्स पे परफॉर्म कर रहे हैं, आप वही रिकॉर्ड करके डालिए। लिटरली आपके गाने इतने प्यारे हैं ना, मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है मुझे फ्री की टिकट का सारा कुछ आज मज़ा मिल गया है। एंड आई लव्ड इट एंड नहीं, एक्चुअली बहुत से गाने ऐसे हैं, इवन जो हमारे बैंड के, अब तो हम लोग बॉलीवुड इवन गाते ही नहीं हैं। हाँ जी। बैंड के लोगों को भी कोई गाना बोला जाता है तो बैंड के सॉन्ग्स गाते हैं, उनको दूसरे गाने याद ही नहीं है। तो उनको लगता है कि मैम ये गाने हम लोग को यहाँ पे पहुँचाने चाहिए। जैसे रेड इंडीज़ पे हमारे गाने चलते हैं, रेड FM हमारे गाने ऑल ओवर इंडिया चलाता है। तो काम हम एक्चुअली कर रहे हैं, बट हम उसे पोर्ट्रे नहीं कर रहे हैं, उसका इतना हाइप क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हम उसको इतना कैशन नहीं करवाना चाह रहे। मतलब हम नहीं, अभी उसमें हम पड़े नहीं हैं। कोई नहीं आज हमारे इस पॉडकास्ट से तो बहुत सारे गाने हमें मिल गए हैं, एंड वो हम फटाफट डालने वाले हैं। एंड आई रियली वांट एवरीवन कि वो सुने लिटरली सुने, क्योंकि दैट मतलब बहुत डीप मीन है उन बातों में, उन गानों में, कि आप उस अंडरस्टैंडिंग के लेके दिल पे लेके ना उस चीज़ को आप मज़े कर पा रहे हो, वाइब कर पा रहे हो। बिल्कुल। और वो आज की जनरेशन के लिए है, वो वही है exactly. वो अपना सारा एंजॉयमेंट भी कर सकती है और कोई मैसेज भी ले सकती है, उसके ऊपर सोच भी सकती है और कुछ छोटे छोटे बदलाव ला सकती है। क्योंकि जो जनरेशन है ना, ये अगर ये ख़राब हो गई तो देश को हम कहीं भी सोच रहे हैं वहाँ पे नहीं पहुँचेगा। तो इस जनरेशन के प्रति हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसे अच्छी चीज़ दें, बेहतर चीज़ दें, ताकि वो आने वाला जो भारत है हमारा, वो एक मतलब उसका मुकाम और वो एक बहुत ही गर्व से खड़ा हो। जी बिल्कुल, है ना, कि वो उसका मस्तक है वो हमेशा ऊंचा रहे। और ये सारी जिम्मेदारी हमारी आने वाली जनरेशन पे है, हम पे आपकी जिम्मेदारी है। ऑफ कोर्स जी। थैंक यू सो मच जया जी, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। एंड मुझे तो ऐसा लग रहा है पता नहीं कितने सारे टॉपिक्स हैं, मैं अभी मुझे और बात करनी है। एंड मे बी नेक्स्ट टाइम वील सिट एंड वील टॉक अबाउट ऑल द इशूज़ एंड मे बी कुछ नए। तब तक हम बैकग्राउंड में मैं रील बनाना चाहती हूँ इन गानों पर एक्चुअली में। हम इस पे जरूर रील बनाएंगे। ऑनेस्टली तो ये सारे गाने हमें मिले पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे, हम सुन सकें, रिपीट मोड में सुन सकें। एंड यू गाइज आर डूइंग अमेजिंग वर्क। थैंक यू सो मच। एंड द वे यू आर थिंकिंग अबाउट द सोसाइटी to giving it back, that is something very unique and बहुत कम लोग आजकल ऐसे सोच पाते हैं। बट सोचना चाहिए, बिल्कुल सोचना चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बट सिंस क्योंकि अब वही है कि सब कुछ ना सेल्फ सेंट्रिक हो गया है इतना, एग्जैक्टली, कि लोग अपनी लाइफ स्टाइल, अपना सुबह से लेके शाम तक का ऑफिस, अपने मेंटल इश्यूज के। बताऊं कि अगर आप थोड़ा सा समय सोसाइटी को देने लगेंगे ना, आपके पास बहुत कुछ वो बाउंस बैक होके आएगा, जो बहुत पॉजिटिव होगा। आपको लग रहा है आप बेमतलब इतने बिजी हैं, हमारे पास समय नहीं है, हम कैसे सोसाइटी के लिए टाइम निकालें। मैं तो काम ढूंढ लेती हूँ। मैंने अपनी जो मेरी जहाँ मैं रहती हूँ अपार्टमेंट में, मैंने उस अपार्टमेंट में महिलाओं को ढूंढ लिया है कि हम एक ऐसा कुछ काम करते हैं। तो आपको हमेशा इंस्पायर करना पड़ेगा और समय निकल आता है बिल्कुल बेहतर करने के लिए। बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच एंड बहुत अच्छा लगा दिल से। बहुत थैंक यू एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। एंड ये कहानी सिर्फ जया जी की कहानी नहीं है। आई थिंक ये कहानी उन सभी महिलाओं की है, जैसे कि वो अपने गानों के माध्यम से उन सोशल इश्यूज़ पर सवाल उठाती हैं। और मैं तो कहती हूँ सिर्फ महिलाओं के ऊपर नहीं, समाज में
फैली हर कुरीति के ऊपर वो अपने गानों से एक छाप छोड़ना चाहती हैं कि आपको जैसे समझ में आए आप वैसे समझो, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए. सो वी विश यू वेरी वेरी गुड लक टू यू Thank you and so to the much. band, and most probably I'm literally looking to attend a live Sure. band this event. एक कहीं ना कहीं मैं आना चाहती हूँ and I would love to do that. And thank you so much. Keep watching us, keep loving us. और ऐसे ही नई गूंज के साथ समाज के कानों में खींच के डंके की चोट पर कहने कुछ और नई बातें लेकर नए गेस्ट के साथ हम फिर से आएंगे. तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए. नमस्कार.